लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में बिकवाली का जबरदस्त दबाव और दिन के निचले स्तरों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार बचा है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का आखिरी 1.5 घंटा। रिकवरी आएगी, कुछ आएगी तो कितनी और होगी कितनी, टिकाऊ कहाँ होगी एक्सपायरी और क्या करें आप, कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में बाजार एक बार फिर से नेगेटिव की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है। वीकली एक्सपायरी का है प्रेशर है और साथ ही ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्सपायरी के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, कहां बंद होंगे बाजार, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। गिरावट तो है सर, पर बताएं इस समय की बड़ी बिल्कुल दीप, गिरावट है और अच्छी खासी गिरावट है। 2 दिनों में फिर से बाजारों ने जबरदस्त गोता लगाया है नीचे की तरफ और अब 18,000 के नीचे आराम से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी न सिर्फ 42,800 बल्कि 42,500 के भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। दिन के निचले स्तरों के बेहद करीब इस वक्त आपको बाजार नजर आएंगे। गिरावट जो है वो आप देख सकते हैं चौतरफा है। एनबीएफसी और बैंक ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। आईटी और एनर्जी शेयर भी पीछे नहीं है। रियल एस्टेट शेयर भी आज आपको कमज़ोर नजर आएंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सुबह मजबूत थे, लेकिन अब ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी के साथ ये भी दम तोड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। एफएमसीजी, फार्मा जैसे डिफेंसिव शेयर जो है यहाँ हल्की फुल्की खरीदारी है। ऑटो इंडेक्स 0.5% ऊपर है और डाउ फ्यूचर्स ये सुबह से दबाव में है। और दबाव वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, 50 से 100 पॉइंट की रेंज में डाउ फ्यूचर्स कमज़ोर है, लेकिन है ज़रूर। और यूरोप के बाजार 1/4 से 0.5% नीचे खुलते हुए आपको दिख रहे हैं, ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं जी। बिल्कुल, तो कमजोरी तो बनी हुई है। हमारे बाजार भी कमजोर हैं, दुनिया भर के भी बाजार कमजोर है, हमारे थोड़े ज़्यादा कमजोर हैं। अनिल जी, एक्सपायरी प्रेशर एक्सपेक्ट किया था सर, बट जिस तरह से सस्टेन्ड सेलिंग है थ्रू द डे, हम देख रहे हैं कोई भी एक मौका नहीं आया, एक रिवाइवल नहीं आया, हर डिप पर और ही नीचे जाते हुए दिख रहे हैं बाजार। कैसे समझेंगे इस एक्शन? एक्सपेक्टेड लाइन पर है दीप। कल ही जिस तरह से एफआईएस की तेज बिकवाली हुई थी उसने संकेत दिया। और अगर आज सुबह सुबह शुरुआती 1-1.5 घंटे में आप थोड़ा रुक पाए, टिक पाए, तो उसकी वजह ये कि बाजार थोड़े ओवरसोल्ड थे, इसलिए बहुत तेजी से घटे नहीं। तो सुबह की हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग जो कुछ भी होनी थी वो होने के बाद बाजार वापस से रिकवर कर वापस से गिर गए। और ये जो गिरावट हुई इसमें एक सिंपल सी चीज़ दीप यार, कल हम आज सुबह यही बात करते हैं, कल 18,100 के लेवल को तोड़ा है निफ्टी ने, जो डे ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 6 दिनों के बाद जहां क्लोजिंग हुई। और इसीलिए आज दिन में आपको, और ये तो हमने रट्टा पिछले 7 दिनों से लगवा रखा है, 42,800 42,800 42,800। जब 42,800 तोड़े तो आपको बैंक निफ्टी में लोग नहीं रहना है। 850 का लेवल था, आप देखिए 42,800 तोड़ने के बाद वहां से 500 पॉइंट नॉन स्टॉप बिना किसी मेहनत के आराम से सरका है। और जो आखिरी जो सपोर्ट रेंज थी 42,200 से 42,375 की, लगभग उस रेंज के लोअर एंड पर पहुंचा है। सो आई थिंक कुछ अहम लेवल को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। ये कमजोरी साफ दिखा रहा है। 17,700 17,800 सपोर्ट रेंज है निफ्टी की, वहां पहुंचने की कोशिश है। 18,200 18,300 रुकावट की जगह है, जो हाई रेंज आपकी हो गई है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 42,200, जो 42,200 से 42,400 की रेंज हम जो बता रहे थे, लगभग वहां पर आ चुका है। और ऊपर की तरफ जो रेंज है 43,200, बैंक निफ्टी सपोर्ट रेंज के नज़दीक पहुंचा है, जो 42,200 42,400 की है। और निफ्टी 17,700 17,800 की सपोर्ट रेंज के नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फिर वहां से देखेंगे। बचा हुआ 1.5 घंटा एक्सपायरी का है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है हल्के बाजार में। थोड़ी देर में डेटा देखूंगा, लेकिन कोई बड़ी साइजेबल रिकवरी हो इसकी संभावना कम है। और उसकी वजह यह कि लॉन्ग पोजीशंस फंसी हुई है दीप। और जो इस वीकली सीरीज में सोम और मंगल के 2 दिन आपके मजबूत रहे, उसमें लॉन्ग पोजीशन ही बनी है, घटी नहीं है। कल थोड़ी बहुत कटी जरूर थी, लेकिन कल फुट कॉल रेशियो नीचे आने के पीछे ज़्यादा वजह लॉन्ग पोजीशन का कटना कम है, बल्कि शॉर्ट पोजीशन का बनना ज़्यादा है। इस बार शॉर्ट पोजीशन जो बनी थोड़ी मजबूत पार्टिसिपेंट से बनी है, एफआईएस की तरफ से बनी है। कल और आज की गिरावट में कंट्रीब्यूशन उनका ज़्यादा है। हो सकता है आज सेकंड हाफ में मिड सेशन में जो हम थोड़े ज़्यादा गिरे हैं, वो एक्सपायरी के ठीक पहले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम किए, स्टॉप लॉस ट्रिगर किए। लेकिन शॉर्ट्स या बेचने का काम जो है वो ऑब्वियस रीजन आपके पास है नहीं। आप ये कह सकते हैं ग्लोबल उतना ख़राब नहीं है, फिर क्यों बिक रहा है। यू नेवर नो। कल की फेड की मीटिंग के मिनट्स के बाद सब कुछ खराब था, बाजारों ने रिएक्शन नहीं दिया, कौन जाने आज दे। और आमतौर पर ऐसा कई बार देखा कि अमेरिका में रिएक्शन एक आध दिन बाद आता है। तो मेरे ख्याल से वो डर कहीं कहीं बाजार के दिमाग में है, और इस वजह से लगातार आप बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। तो अब दिन के दौरान हो सकता है आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ा उछाल आपको इस वजह से मिले कि बहुत जोर से 2 दिन में आप गिर गए हैं, तो लोअर लेवल से हल्के बाजार रिकवर कर सकते हैं। और उस रिकवरी में खरीदने के बजाय आपको थोड़ी पोजीशन हल्की करने पर फोकस करना चाहिए। 18,000 18,050 की रेंज में निफ्टी वापस आता है, वहाँ आप हल्का करने का सोच सकते हैं।
42,800 42,900 की 42,800 42,950 की रेंज में अगर आ जाए, खैर ये तो बहुत एम्बिशियस लेवल है वैसे, लेकिन आ जाए तो बढ़िया है, वहाँ पर पोजीशन हल्की करने का सोचना चाहिए। बिल्कुल, तो ठीक है, ये है आपकी राय इस समय। और बैंक निफ्टी में लगातार दूसरे दिन आप गिरावट ज़्यादा देख रहे हैं, 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आपको दिखेगा। चलिए अनिल जी से डेटा भी समझेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, हमारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइए उससे पहले आपको बता देते हैं खबरें और ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। कुशल अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज यूएस के लिहाज से ट्रेड डेटा आने वाला है तो वो फोकस में रहेगा। साथ ही कल के दिन में 6 जनवरी शुक्रवार RSWM, इस पर फोकस रखिए। इसका राइट्स इशू बंद हो जाएगा, 1:1 के रेशियो, एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पर रखा गया था। साथ ही धानुका एग्रीटेक, इसका बाईबैक भी बंद होता दिखेगा। 850 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर ये बाईबैक का जो है इन्होंने अनाउंस किया था। 26 दिसंबर को ये खुला था। पायनियर डिस्टिलरीज ये सस्पेंड हो जाएगा ट्रेडिंग से। साथ ही और ये इसलिए होगा क्योंकि इसका जो स्कीम ऑफ एमलगेशन है पायनियर डिस्टिलरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बीच में, वो इफेक्टिव हो सकता है। साथ ही स्काई गोल्ड, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है इक्विटी शेयर्स की एसएमई प्लेटफॉर्म से। अब जो बीएससी का है वहाँ पर अब मेन बोर्ड, एनएससी के मेन बोर्ड पर यह आता हुआ दिखेगा। सुप्रीम पेट्रोकेम, इसका स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है। साथ ही यूएस के लिहाज से जॉब्स डेटा दिसंबर महीने का और यूरोप के लिहाज से सीपीआई डेटा आपके सामने रखा जाएगा। और अंत में 7 जनवरी शनिवार आईडीबीआई बैंक विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो तारीख है वो मतलब आखिरी तारीख है, क्योंकि 16 दिसंबर को यहाँ पर जो डेडलाइन थी उसको बढ़ाया गया था 7 जनवरी तक। तो ये लास्ट डेट है आईडीबीआई बैंक में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने की। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। ऑफकोर्स ग्लोबली तो अमेरिका का जॉब्स डेटा जो कल आएगा वो इंपॉर्टेंट है, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स बहुत सारे हैं आपके लिए इस बाजार में। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें कौन सी आई हैं आज। बिल्कुल, जैसे कि Q3 के लगातार बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट आते हुए दिखे हैं। इसमें Q3 में डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे लगभग 50% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं एडवांसेज में भी आपको 33% की बढ़ोतरी दिखेगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहाँ पर भी ग्रॉस एडवांसेज में 11% की बढ़ोतरी है। और डिपॉजिट्स की अगर आप बात करेंगे वहाँ पर 48% का उछाल है। और नेट एनपीए की बात करेंगे, नेट एनपीए 4.8% से घटकर 2.35% हो गए हैं QOQ। गोदरेज कंज्यूमर, जहाँ पे Q3 में डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ बताई है उन्होंने, और उसी के साथ साथ लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात उन्होंने कही है। लुपिन की बात करें, जिसमें भारत में अस्थमा की एक जो दवा है उन्होंने वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। ग्रासिम की बात करेंगे तो वहां पर कंपनी ने सब्सिडरी का गठन किया है। ग्रासिम बिजनेस सर्विसेज का जो है कंपनी का नाम है जिसका गठन किया गया है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें ONGC 37 लाख शेयर्स, फोर्टिस हेल्थ केयर 11.5 लाख शेयर्स और ICICI सिक्योरिटीज 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरों वाले शेयर। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। बंसल जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, जैन साहब और श्रीकांत चौहान साहब जुड़ने की तैयारी में हैं, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आइए, वागले साहब तैयार हैं तो बिगुल तो पहला उन्हीं का बनता है। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, ये माहौल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है जो ऑल टाइम हाई पर भी है और आज के दिन में ये गिरावट में टिका हुआ है। स्टॉक है अपोलो टायर्स। एक क्लियर कट पिछले 2-3 महीने का टॉप इसने तोड़ा है। मेरा तो लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा टारगेट है, 500 के ऊपर का टारगेट है, अभी 336 का भाव है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन में ये 355 360 तक जा सकता है। 336 333 ये रेंज में बाय करें। 327 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 360 का टारगेट। और लॉन्ग टर्म जो मैंने 6 से 8 महीने या 1 साल का अगर टारगेट पूछे तो ये 500 520 तक जाते हुए मुझे दिखता है। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 300 का होना चाहिए। आपके लिए राय अपोलो टायर पर खरीदारी करने के लिहाज से आती हुई वागले साहब के लिए चार्ट्स मजबूत और कमजोर बाजार में भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 327 के आसपास का रखा है आप स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट 355 360 दो छोटे टारगेट हैं आपके लिए और उसके बाद बड़े टारगेट जो आएंगे 500 और 520 के इन्वेस्टर्स के लिहाज से आपको लेकर चलने हैं। आइए बिगुल अब है हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है और ICICI बैंक में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकडाउन है और मुझे लगता है काफी महीनों के बाद पहली बार ICICI बैंक आज सेल रडार पर आया है।
तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की इन द मनी की पुट ऑप्शन लेकर चलूंगा, क्योंकि कन्विक्शन काफी हाई है और मुझे लगता है यहाँ पर एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 880 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन अनिल जी खरीद कर चलनी है, जो कि अभी 18 साढ़े 18 रुपए के आसपास ट्रेड करती है। इसमें पहला टारगेट रहेगा 24 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 28 रुपए का। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है वो 15 रुपए का रहेगा। जिस तरह से अनिल जी आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है, मेरा ऐसा मानना है कि ये कल तक 850 और 840 रुपए तक के टारगेट्स डाउन साइड में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो इस राइट को हम प्ले करेंगे 880 के पुट से, और अगर यहां से 1-8% की और गिरावट मिलती है तो 880 की पुट में प्रॉफिट बुक करके हम इसको रिशिफ्ट करेंगे 870 या 860 की पुट में। उसके लिए मैं अपडेट दूंगा, उसके लिए इंतजार करके चलेंगे हम। ओके, तो यह है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। इस पर आप वीकनेस आते हुए देख सकते हैं और पुट खरीदिए 880 की। इस समय हिमांशु जी की राय आ रही है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सुबह से गिरावट है, इन स्टॉक्स पर तो काफ़ी हाईलाइट हो गया, बट बाकी एनबीएफसीज पर भी आप प्रेशर देख रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट 4.5%, इंडिया बुल्स हाउसिंग सुबह से कमजोर 2.5%, एल&टी फिन पर कमजोरी है, पीरामल एंटरप्राइजेज आपको 2% कमजोरी दिखा रहा है। एक्सिस बैंक में भी अभी भी गिरावट आई है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई के बाद एक्सिस बैंक भी आपको इस समय कमजोर बनते हुए दिख रहा है। प्रेशर इस काउंटर पे भी बना हुआ है। बंसल जी से जरा एक बार राय ली जाए एक्सिस बैंक के चार्ट पर। बंसल जी जरा देखें, दिग्गज प्राइवेट बैंक्स आज फिसल रहे हैं। जी दीपांशु, एक अच्छी रैली देखने को मिली थी सारे बैंकिंग काउंटर्स के अंदर और अब सब फिसल रहे हैं। एक्सिस बैंक भी फिसला है, बट टेक्निकली यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है और नीचे में देखें तो 935 937 एक सपोर्ट है, उनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कुछ करेंगे नहीं, वेट एंड वॉच करेंगे एक्सिस बैंक के लिए। और दूसरा ऐसा नहीं है दीपांशु हर चीज गिर रही है, सीमेंस को भी देखें वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो हम भी वेट कर रहे हैं यहाँ पर एक बार क्लोजिंग मिल जाए डिसाइसिवली 2875 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे तो बाय कॉल देंगे। तो वेट एंड वॉच है, हर चीज खराब नहीं है दीपांशु, कुछ चीजें अच्छी भी लग रही हैं। अच्छा, जिस स्टॉक्स के अलावा क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको? स्टॉक्स तो चलो समझ में आ गया, कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इसके अलावा और कुछ चीज है जो अच्छी लग रही है आपको? तो आगे साहब, सॉरी बंसल जी। अनिल जी, सबसे अच्छा मुझे लग रहा है इस समय न्यूयॉर्क। अनिल जी न्यूयॉर्क, वहां पर तो रात है इस वक्त। जी अनिल जी। हाँ, तो मतलब नहीं अनिल जी देखिए, अभी न्यू ईयर आया अनिल जी, तो पूरे दिसंबर महीने में रिकॉर्ड सेल्स हुई अनिल जी न्यूयॉर्क के बाद। और न्यूयॉर्क के बाद अनिल जी का ही नंबर आता है, तो वो नंबर आता है दिल्ली का। तो मैं खुश हूं अनिल जी कि दिल्ली की सेल में तो थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी होगा। अच्छा, ओह अच्छा, ओके। हालांकि बात देखो, लॉजिक तो आपका बराबर नहीं बैठा, लेकिन आपकी भावनाएं हम समझ गए। तो चलिए, ये है आपके लिए माहौल इस वक्त फिर से थोड़ा सा कमजोरी का होता हुआ दिख रहा है दीपा। ये आपके डाउ फ्यूचर अब 125 पॉइंट नीचे है, 125 पॉइंट नीचे है, बिल्कुल। तो जो आप सुबह कह रहे थे कि लिंक है बहुत क्लोज डाउ फ्यूचर्स के मूवमेंट और हमारे सेंटिमेंट का, वो आपके लिए प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। बीच में थोड़ी रिकवरी भी आई थी डाउ फ्यूचर्स में, हम भी थोड़ा रिकवर हुए थे, बट उसके बाद आप भारी गिरावट इस समय दिखा रहे हैं। बट इंजीनियर्स इंडिया, मुझे सुबह भी हमने राय ली थी बंसल जी से इस काउंटर पर, बहुत ही अच्छी तेजी में। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, कोई खास वजह दिख रही है इंजीनियर्स इंडिया जिस तरह से आज आउट परफॉर्म कर रहा है? सर 5.5% ऊपर, कैश मार्केट में काफी एक्टिव है आज सुबह से ये काउंटर और डेज हाई पर होल्ड कर रहा है। मार्केट बुरी हाल में है, बट ये काउंटर अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। बिल्कुल, ये स्टॉक चला भी नहीं है। देखिए दीपांशु जी, सबसे वर्स्ट पार्ट क्या रहा कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है और बहुत वैल्यू, और जब भी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी चलते हैं तो ये स्टॉक भी चलेगा क्योंकि ये उनकी कंसल्टिंग फर्म है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है और ये स्टॉक को मैंने पहले भी काफी बार रेकमेंड किया, हालांकि अंडर परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा है और 70-80 के बीच में फंसा हुआ था, यहाँ से निकला है। और आप देखिए, अगर वैल्यूएशंस के लिहाज से भी देखें तो महंगा नहीं है और नंबर्स भी ठीक आते हैं, डिविडेंड यील्ड बढ़िया है और एक सेफ स्टॉक है। मतलब इनफैक्ट सितंबर का क्वार्टर तो बहुत बढ़िया गया और मुझे लगता है कि आने वाले दिन भी बढ़िया रहेंगे। एंड आई सी 100+ फिगर्स इन कमिंग मंथ्स। तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक को लेना चाहिए। बहुत दिनों बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखा। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, आउट परफॉर्मेंस आ रही है। इंजीनियर्स इंडिया पर रखिए नज़र, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों लिहाज से काउंटर अच्छे मूवमेंट आपको दिखा रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस को देखिए जरा, कैश मार्केट में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वायदा बाजार में तो स्टॉक्स की बुरी हाल हो रही है। अंबर एंटरप्राइजेस स्पाइक करके डेज हाई पर आया है, काफ़ी समय बाद ये भी रेडार पर आया है। जरा देखिए सुमित जी, अंबर एंटरप्राइजेस 1918 का लेवल अच्छी मूव दिखा रहा है काउंटर। बाउंस बैक है दीपांशु, पुल बैक है। ये बाउंस बैक पुल बैक अगर सस्टेन करा तो ही बड़ा तेजी आएगा। फिलहाल ये बाउंस बैक पुल बैक यहाँ से ऊपर में
1950 1960 रुपए तक जा सकता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर कोई बड़ी तेजी आएगी, नहीं तो ये छोटा मोटा बाउंस बैक आके वापस से गिरावट आएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो करीब करीब 1880 के पास है। 1880 के लेवल टूटने पे गिरावट और आएगी और फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बार के लिए यहाँ से 30 से 40 रुपए का बाउंस बैक मान के चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए अंबर एंटरप्राइजेज। एक बाउंस बैक की तरह इसे डील करें, कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा एक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। और कैश मार्केट के तो स्टॉक्स आपको अच्छी मूव दिखाई रहे हैं। कैम्स पर अभी एक स्पाइक दिखा है। सुमिटोमो केमिकल देखिए, इस पर एक आपको अच्छा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बट ब्रेक डाउन है एनबीएफसीज में। इंडिया बुल्स फिसल भी रहा है। एक बार वागले साहब भी हैं हमारे साथ, तो एक अच्छा वक्त है वागले साहब से पूछने का कि इंडिया बुल्स में क्या करना है। वागले साहब बताएं सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग 140 के लेवल पर इस समय। दीपांशु 130 तक तो जाते हुए मुझे दिखता है और आपका स्टॉप लॉस 147 का होना चाहिए। अभी 142-43 के आसपास है तो बेचा जा सकता है। और दीपांशु अगर मेरे लिए बिगुल बजवाएंगे, यही स्पेस में मेरे पास एक स्टॉक है। आइए बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु शायद इसका जिक्र आपने किया था और बहुत वीक पैटर्न बना है। चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, चोला फाइनेंस जो 685-86 का स्टॉक जो लेवल पे ट्रेड हो रहा है, एक मल्टीपल बॉटम्स ये ब्रेक कर रहा है 687-690 के रेंज में और यहाँ से सीधे 25 से 30 रुपए की डाउन मूव की जगह है। 685-688 ये रेंज में बेचे। 696 का आपका स्टॉप लॉस होगा। कम से कम 660 तक ये वन वे जाना चाहिए। अगर वो होल्ड नहीं करता इवन 640 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। ओके, तो चोला फाइनेंस है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी सेल कॉल रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 240 रुपए 239.50। बैंकिंग स्टॉक है और बैंकिंग स्टॉक में वैसे ही दबाव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक में अब यहां से दबाव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कल परसों 2 दिन में स्टॉक साइडवेज मूव दिखाया। आज स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल साइड का फॉर्म हो रहा है और कल का लो जस्ट ब्रेक होने वाला है। जैसे ब्रेक होगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर नीचे के लेवल्स बंधन बैंक में देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे। स्टॉक में ऊपर में 244 रुपया 245 रुपया रेजिस्टेंस है। 244 का इसके अंदर ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 230 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 230 रुपए का लेवल भी ब्रेक हो सकता है और नीचे में हो सकता है 225 रुपए तक के लेवल बंधन बैंक में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिले। 244 का स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में बिकवाली करे 230 225 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। चलिए सुमित जी की तरफ से भी सेल कॉल आ गया, इसी का इंतजार था। सुमित जी की रेडार पर बंधन बैंक आ रहा है। वीकनेस तो आपको लिख रही है। बंधन बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, सारे के सारे आपको फिसलते दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी अभी 1600 के नीचे ही आपको आते हुए दिखा है। तो बैंक्स की तरफ से कमजोरी बनी हुई है। बट आज ज़्यादा कमजोरी आपको एनबीएफसी पैक में दिख रही है। फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं और बजाज फाइनेंस इसमें देखिए ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखिए 7% टूटा है। सुबह अनिल जी के साथ हम बात भी कर रहे थे। नंबर्स बाजार के अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आए हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक बजाज फाइनेंस पर बुल वर्सेस बेयर किया जाए। सर अच्छा बनता है इस समय? तो बनता तो है। जो बेचना चाहते हैं क्या और बेचें, जो खरीदना चाहते हैं क्या ये डिप मौका है या नहीं उनके लिए। और जो टारगेट आ रहे थे दोनों एफआईएस की तरफ से, वो भी दो एक्सट्रीम दोनों तरफ 52 वीक हाई और लो वाली रेंज। तो चलिए बजाज फाइनेंस पर तैयार है हमारे साथ बुल वर्सेस बेयर के लिए आशीष और अरमान। बुल है अरमान, वेरी गुड। आशीष तो चार्ट देखकर ही बेयर बने होंगे। तो चलिए रेड में भी आए हैं आज तो पूरा रेड में भी है, टाई भी रेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा अरमान शुरुआत आप करिए। जी सर। सर जैसा कि अब यहाँ पर हमने देखा कि आते हुए जैसे जो रिजल्ट्स आते समय आपको दिखा कि जैसे
AUM जो अगर आप देखेंगे AUM में आपको 27% की बढ़त दिखी, उसी के साथ साथ डिपॉजिट्स में भी आपको 41% की बढ़त दिखी। यह तो है ही सही, अगर आप देखेंगे इनका जो लोन बुक है, जो नंबर ऑफ लोन्स जितने इन्होंने लिए हैं, कितने नंबर ऑफ लोन्स दिए हैं, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर आते हुए दिखे हैं, जो इस बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और ये एक्सपेंशन जो है वो लगातार करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस क्वार्टर में करा, पिछली 4-5 तिमाही से अगर आप देखेंगे तो लगातार ये एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करे जा रहे हैं। 81 ब्रांचेस, 82 ब्रांचेस, 99 लोकेशंस, लगातार लगभग 80 के ऊपर नई लोकेशंस पे ये पहुंचते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर ग्रोथ जो आ रही है वो सभी पैमानों पर आ रही है, और ब्रांचेस का जो एक्सपेंशन है वो लगातार तेजी से करते जा रहे हैं। देखिए ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन जहां पर वैल्यूएशंस महंगे होते हैं वहां पर उम्मीद भी ज्यादा होती है, और AUM का जो आंकड़ा आया है और पहले जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें थोड़ी सी नरमी है। देखिए दूसरी तिमाही में 31% की ग्रोथ थी, इस बार 27% है। देखने में कम लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार के प्रीमियम वैल्यूएशन ये स्टॉक कमांड करता है, उम्मीदें काफी ज्यादा है, जैसे कि मैंने कहा, और इसी का रिएक्शन आप देख रहे हैं बाजार में, बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए आपने डेफिनेटली वैल्यूएशन की बात करी, उसी के साथ साथ अगर मैं बोलूंगा जो पर्सनल सेगमेंट में, पर्सनल लोन सेगमेंट में अगर बात करेंगे, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लगभग 16% का मार्केट शेयर है। उसी के साथ साथ जो कंज्यूमर फाइनेंस में कंपनी जो है लगातार तेजी से जो है अपना शेयर बढ़ाती जा रही है। और अगर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे कंपनी के जो नेट NPA अगर एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो काफी कम है, 0.4% के आसपास है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इनका जो 90% जो ये लोन देते हैं वो सैलरीड क्लास है, और सैलरीड क्लास में कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट परसेंटेज हिस्टोरिकली देखेंगे तो वो सबसे कम होता हुआ दिखा है। तो एक साइड तो आपकी लोन बुक जो है आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरा आपको एसेट क्वालिटी आपकी मेंटेन है, क्योंकि आप ऐसी क्लास को कर रहे हैं जहां पे आपके पास NPA नहीं आते। तो उस हिसाब से ये अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि प्रीमियम क्वालिटी है तो वैल्यूएशन तो मिले महंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लगातार कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, फिनटेक्स हैं जो कि पर्सनल लोन बड़ी इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा कि 2020 में काफी पर्सनल लोन पोर्टफोलियो अच्छा कमांड करता था, और ओवरऑल भारत में भी देखे तो मार्केट शेयर काफी तगड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर नरमी आ रही है, क्योंकि जो दूसरी NBFCs हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और जो देखिए छोटे मोटे लोन जो सैलरी क्लास के लिए ना, वो तो आपको बैंक्स बड़ी आसानी से दे देते हैं। तो ऐसे में बजाज फाइनेंस को और अपने मार्केट शेयर को ग्रो करना, मेंटेन करना यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ी सी हल्की ग्रोथ वाले आ रहे हैं। देखिए आपने मार्केट शेयर की बात करी, आपने बैंक्स की बात करी, पर इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कंपनी अगर लगातार आपको जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 10% से ज्यादा लगातार उसके ऊपर ही लेके आ रही है, जबकि अगर आपके पास बैंक्स है जो लोअर अगर परसेंटेज पे कंपैरेटिवली अगर लोन दे सकते हैं, फिर भी ये ऐसी क्लास को फोकस कर रहे हैं जहां पर इनके पास कंपैरेटिवली, बैंक्स से कंपैरेटिवली इनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। और अगर आप मुनाफे की कैगर देखें, मुनाफा पिछले 5 सालों में लगभग 27% कैगर से बढ़ा है, और मैं 2015 से इनका डेटा दिख रहा था। आप रेवेन्यू देख लीजिए, रेवेन्यू तो हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर घटा। और मुनाफे की बात करें तो पिछले 8 साल में सिर्फ 2021 में मुनाफा घटा था, और उसके बाद से लगातार जो है वो मुनाफा भी बढ़ता जा रहा है, और मुनाफा बढ़ के भी इतना हुआ, जो FY15 की बात करूं मैं, वहां पे 900 करोड़ का टोटल पूरे साल का मुनाफा था, जो सिर्फ इस फर्स्ट हाफ की बात करेंगे वहां पर 5300 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है, और कैगर से अच्छे खासे कैगर से बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम तो देना पड़ेगा। मुनाफा बढ़ रहा होगा, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा, काफी लंबे समय से स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न बना के नहीं दिया। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से भी देखें तो स्टॉक में करीब 24% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और अगले साल सेक्टर में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यहाँ पर दबाव का अनुमान काफी सारी रिपोर्ट्स लगा रही है। ऐसे में पैसा बन नहीं रहा, चार्ट्स हो गए खराब, और आगे का जो फोरकास्ट है वो भी हल्का देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी बढ़िया है, और अगर ओवरऑल अगर ब्रोकरेज की बात करें तो JP मॉर्गन काफी बढ़िया टारगेट दे रहे हैं, 1000 रुपए का यहाँ पर आपको लक्ष्य देते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बुलिश है। और इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अभी भी बाकायदा अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है। लेकिन देखिए मैक्वारी अभी भी अपनी जो रेटिंग्स है इसके ऊपर बरकरार है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 5275 रुपए के लक्ष्य के लिए लगातार बेरिश भी जो है यहाँ पर इंटैक्ट है। जी तो बुल वर्सेस बेयर बजाज फाइनेंस पर आपके आते हुए दिख रहा है। JP मॉर्गन इन्होंने दिया है 9000 का टारगेट, बट उसके सामने आपके पास टारगेट आ रहा है करीब 5275 का मक्वारी की तरफ से। जैन साहब से पूछें बुल वर्सेस बेयर। जैन साहब, बजाज फाइनेंस बुल वर्सेस बेयर, आप किस तरफ हैं सर? बेयर की तरफ। बेयर ऐसा मेरे को लगता है सर। जैन साहब बेयर की तरफ नहीं अनिल जी, नहीं, मैं वैसे अपनी पुल की तरफ हूँ इस लेवल पे, एक करेक्शन के बाद। और जो मतलब देखिए बात सही है, आपने वैसे बहुत अच्छा पकड़ा कि मैं ओवरऑल रिकमेंड नहीं करता स्टॉक। अगर आप चलाकर मुझे बोलने बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, बट आज मुझे फैसला लेने की बात है तो मैं दोनों के वो सुना। तो देखिए कुछ लॉजिक तो बहुत बढ़िया है, और कुछ बेयर्स की भी अच्छी लॉजिक थी,
बट जो NIM बहुत अच्छे हैं और जो रीच है इस कंपनी की वो अनमैचेबल, और जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो हर शोरूम में जो आप कोई भी अगर व्हाइट गुड खरीदते हो तो पहले बजाज फाइनेंस, और जिस तरीके से लोग वापस से लोन्स देते हैं, मतलब इनके जो रिटेंशन है कस्टमर का जबरदस्त है। मतलब इनको मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, मैंने चैनल चेक से मैं बात कर रहा हूं, तो ये और कैपिटल फर्स्ट जो कि अब IDFC फर्स्ट हो गए, तो ये दोनों का एक गजब का मार्केट में कंपटीशन रहता है। बट बजाज फाइनेंस अल्टीमेट कर रहा है, मैनेजमेंट की क्वालिटी वो सब बहुत बढ़िया है, और अब ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट कर चुका, और पहले ये वन ऑफ द नहीं, ये मोस्ट एक्सपेंसिव NBFC थी वर्ल्ड के अंदर, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल में 10 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे थी, अब 7.5 आई है। बट ऐसे NIM जहां पे हम 4% 5% की NIM देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, एग्जिट नहीं ले, बाकी एवरेजिंग भी अननेसेसरली नहीं करे, क्योंकि अब ये ऐसे लेवल पे आ गया है कि जहां पे सपोर्ट ले लेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर्टेनली नंबर्स पे ओवर रिएक्ट इसलिए करता है मार्केट जब कोई स्टॉक बहुत महंगा रहता है, भले वो P मल्टीपल्स हो या प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स हो, तो वहां पे रिएक्शंस भी शार्प आते हैं, और इसकी इक्विटी भी छोटी है, इसलिए इसके जो मूवमेंट्स है बहुत फास्ट होते हैं, तो ये स्पाइक भी वैसे ही दे देगा जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी। तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस। देखते हैं कब आएगी रिकवरी इसमें, बट फिलहाल भारी गिरावट हो रही है। बंसल जी का भी इस काउंटर पर एक व्यू है। बंसल जी बताएं सर। नहीं दीपांशु, मेरा व्यू नहीं, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। दीपांशु देखिए, जब क्रिकेट मैच होता है ना, दो कंट्रीज खेलती हैं, इंडिया ना खेल रही हो, तो एंजॉय नहीं करता आदमी कि भैया बायस होता है, कभी किसी ने इंडिया को हराया होता है। जिस तरीके से फुटबॉल मैचेस थे, दो टीम खेल रही है दीपांशु, आराम से देखते थे, रात को जाग के एंजॉय करते थे। तो इसी तरीके से बजाज फाइनेंस का भी ये बुल वर्सेस बेयर ना, अरमान और आशीष अपने आप में एकदम बढ़िया थे, तो मैंने तो अच्छे से एंजॉय करा अनबायस होके। तो दोनों, आशीष मोर ऑफ अ टेक्निकल है और अरमान तो क्या कहते हैं प्योर फंडामेंटल कवर करा है। हालांकि आशीष ने भी फंडामेंटल बोला, बट वो चूंकि चार्ट देखते हैं तो चार्ट में एक बड़ी कैंडल देख के उन्होंने मंदी का व्यू बनाया है, बट दोनों ने बड़ा अच्छा बोला और मैंने अच्छे से एंजॉय करा इसको अनबायस होके। अच्छा, अब हम आपका डिसीजन एंजॉय करना चाहते हैं, बताइए आपका क्या है डिसीजन? देखिए अनिल जी, बजाज फाइनेंस तो बजाज फाइनेंस है, कोई और NBFC अनिल जी उसके आसपास भी कभी नहीं पहुंचेगा। आप तो अनिल जी कभी जाते नहीं है ना, कभी टीवी फ्रिज वगैरह खरीदने जाएं तो उसके अनिल जी सेल्समैन जो होते हैं ना, मॉस्किटो की तरह पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कि लोन देने के लिए, और सब कुछ करके छोड़ते हैं। तो बजाज फाइनेंस और इस ग्रुप को अनिल जी बीट करना बड़ा मुश्किल है। NBFC के अंदर ये करेक्शन आई है, अब आके चले जाएगी अनिल जी। बाय ऑन डिप्स वाले स्टॉक हैं, तो जब आपकी टीम की बाय कॉल आए बजाज फाइनेंस में तब खरीदे। तो मच्छर की तरह पीछे पड़ जाते, इसका क्या मतलब है? वो कान में आके जो मच्छर गुनगुनाता ना, ऐसे वो सेल्समैन आके आपके कान में आके बोलते बजाज फाइनेंस का लोन ले लो, बजाज फाइनेंस का लोन ले लो। कैसे, मतलब आपने दोनों को कंपैरिजन किया तो कोई लॉजिक तो होगा ना बंसल जी? नहीं अनिल जी, जैसे मच्छर होता है ना, वो कान के पास भी आ जाता है, आप जितना मर्जी हाथ हिलाओ खून भी पीता है। तो अनिल जी, जिसकी जरा सी भी मतलब कि जो देख रहा होता है और ले नहीं पा रहा होता है, तो अनिल जी उसको तो ये लोन दे ही देते हैं अनिल जी, मतलब कि बिना लोन लिए जाने नहीं देते अनिल जी ये लोग। बढ़िया है, बंसल जी का चैनल चेक बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब हर जगह का चैनल चेक आप निकाल के लाओ, चाहे वो किसी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप का हो, मूवी थिएटर का हो, सिगरेट्स रिलेटेड सेल्स का हो, हर जगह चैनल चेक बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, चलिए बाजार थोड़े रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करने में थोड़ा साथ देने के साथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी जो 150 पॉइंट नीचे थे अब 90 पॉइंट रह गए, तो थोड़ी सी रिकवरी हल्की डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है, और 42,500 की तरफ पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर रहा है, और निफ्टी 17,900 के ऊपर टिकने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है अभी तक का रुझान। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, हो जाएंगे तो हम ज्वाइन कर भी लेंगे। देखते हैं उनकी तरफ से पिक्स किस तरह के। आज देखना पड़ेगा सेठी साहब करेंगे क्या, बिकॉज ना सेठी साहब ने बोला है कॉन्फिडेंस बढ़ाते तो बाय को नहीं आएंगे। हाँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं मतलब बाय को लाएंगे, इसका मतलब ठीक है, कोई इतनी तनाव वाली बात। और वैसे भी अब काफी नीचे है ना, इस लेवल से रिस्क कम है सेठी साहब के लिए बाय कॉल देने। तो चलिए सेठी साहब का करते हैं इंतजार। तब तक एक स्टॉक बात करने, क्योंकि बाकी NBFCs में हम भारी गिरावट देख रहे हैं, बट आज सुबह किरण जी की जो स्पेशल पिक थी मैक्स फाइनेंशियल, वो बढ़िया मूव दिखा रही है। मैं अभी उसी के चार्ट देख रहा था कि बाकी NBFC पैक में ये कहाँ से होल्ड आउट कर रहा है, और सुबह से हम देख रहे हैं होल्ड आउट कर रहा है मैक्स फाइनेंशियल में। इनफैक्ट डेज हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। एक बार वागले साहब से जरा इस पर राय ली जाए। वागले साहब, मैक्स फाइनेंशियल बाकी NBFC के मुकाबले ये तो डेज हाई पर है सर।
दीपांशु सिर्फ डेज हाई पर नहीं है, इसने प्रायर 2 स्विंग हाई ब्रेक किए हैं। अगर किरण जी ने आज सुबह स्पॉट किया है तो बिल्कुल सही स्पॉट है। और मैं ये लेवल पे भी ये मार्केट के माहौल को ध्यान रखते हुए मैं कहूँगा ये 755 760 तक अगले 2 से 3 दिन में जाना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो इवन 780 के लेवल्स एक पोजिशनल का व्यू बनता है और आपका स्टॉप लॉस लगभग 720 का होना चाहिए। 720 ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल। आइए, बाजार है कमजोर, सेठी साहब का इंतजार, बट अनिल जी मार्केट स्ट्रैटेजी एक बार कर लें सर। तो सर समझ आ रहे हाँ, सेठी साहब तो आ जाएंगे। अपने तो कब अपने कोई टेंशन नहीं कभी। उससे पहले एक काम मैंने ऐसे सोचा कि बाजार रिकवर कर रहा है। नहीं, मैं तो तैयार हूँ। पहले एक बार हिमांशु जी के लिए बिगुल और उसके बाद कर लेते। ठीक है, चलिए सर। हिमांशु जी बताएं सर। अरे हिमांशु जी, ये आप कब से म्यूट होने लगे? आपको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? सॉरी, थोड़ा सा बाहर से कुछ बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का नॉइज हाँ, फिर ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, पक्का कंस्ट्रक्शन। एक बार फोटो वोटो निकाल के कंस्ट्रक्शन की भेजना मुझे, मैं पक्का चेक करूंगा। ठीक है जी हाँ, बताएं सर। जी, मेरा ऐसा मानना है कि 17,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,800 से जो रैली शुरू हुई थी और 18,200 250 तक जो हमने पिछले 2 हफ्तों में अपसाइड देखी थी, उसका लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,900 के आसपास है, जो कि आज का लगभग लो है और वहां से एक निफ्टी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के लिए काफी फेवरेबल है। अगर ये 17,900 कटता है तो फिर तो अनिल जी मुझे लगता है बाजार में और काफी बड़ी गिरावट आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए भी मेरे पास ट्रेड है और आज का एक्सपायरी का भी हीरो जीरो ट्रेड है। पहले नेक्स्ट वीक का 18,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चल सकते हैं, जो कि लगभग 109 110 रुपए पर ट्रेड करता है। इसमें 100 रुपए तक एक्यूमुलेशन करके चलने की सलाह रहेगी। 70 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 145 रुपए का और दूसरा टारगेट 180 रुपए का। ये 18,000 का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का कॉल है, 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 150 और 180 के टारगेट्स के लिए। अब अनिल जी, आज का हीरो जीरो ट्रेड है 17,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 40 से 45 रुपए के बीच में खरीदना है। 20 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 80 और 100 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए। ये आज की एक्सपायरी का एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ 17,900 का हीरो जीरो ट्रेड के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 17,950 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आखिरी आधे से पौन घंटे के लिए 17,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें 40 से 45 की रेंज में। अभी थोड़ा ऊपर होगा शायद, क्योंकि अभी अभी ऊपर आया है। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर का टारगेट जो बनेगा वो 80 और 100 रुपए का टारगेट होगा। ये आपके लिए, इस पर आपको फोकस करना है ये अब तो। और अदरवाइज कल की अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाला 18,000 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। 70 रुपए का स्टॉप लॉस 150 और 180 के टारगेट के लिए। आइए सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म टिप। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी देखिए, बाजार में निफ्टी के लेवल पे हालांकि गिरावट है और वो भी पिछले 5-7 मिनट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है, बट कैश मार्केट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे स्टॉक्स अच्छे ही चल रहे हैं। कल जो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने चर्चा करी थी, कल 20% ऊपर था, आज वापिस से 16-17% भाग गया है, 415 के लेवल पे आ गया। और बाकी भी कई सारे जो कैश मार्केट के स्टॉक्स है अच्छा कर रहे हैं। तो 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जहाँ पे खरीदारी करनी है आज भी। 2 स्टॉक कैश मार्केट की खरीदारी, बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केमप्लास्ट सानमार, जो अभी 470 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पे ये पीवीसी रेजिन्स के लिए जानी जाती है। बाकी उसके अलावा ये इंटरमीडिएट्स बनाती है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फार्मा और फाइन केमिकल सेक्टर के लिए। और कंपनी कॉस्टिक सोडा के भी कारोबार में है, वहाँ एक अच्छा खासा बिजनेस है इनका। और कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि काफी तेजी चल रही है वहाँ पे। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है, जो कि पेपर सेक्टर के काम आता है, और पेपर सेक्टर भी एक अच्छी तेजी के दौर से गुजर रहा है, तो उसका भी फायदा देखा जाना है। और हाल ही में इस कंपनी को एक ग्लोबल इनोवेटर से उनके एक न्यूली लॉन्च्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए एडवांस इंटरमीडिएट का लेटर ऑफ इंटेंट के सप्लाई के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के लिए। अब फाइनेंशियल्स देखते हैं तो फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 28%। फिर जीरो डेट कंपनी, इन्होंने अपने कर्ज को पूरा चुका दिया है। 1.21 होता था डेट इक्विटी रेशियो,
FY21 में, जो अब 0 डेट हो गया। क्रेडिट रेटिंग भी अपग्रेड हुई है। फिर FIs भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, अराउंड 34% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें SBI है, मेरे एसेट मैनेजमेंट, एक्सिस और फ्रैंकलिन। और SBI और मेरे एसेट ने तो जब इसका लास्ट ईयर IPO आया था उसमें एंकर इन्वेस्टर्स थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बाद में एंकर के रूप में, उनकी एपेटाइट पूरी नहीं हुई तो बढ़ाई है। तो उस तरह की एक कंपनी है, और मुझे लगता है जिस तरह से अभी ये जो इंटरनेशनली गैस के प्राइसेस भी कम हुए हैं तो उसका भी एक बड़ा फायदा होता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 495 का, स्टॉप लॉस रखना है 460 का। ओके, तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ 490 के टारगेट के लिए केम्प्लास सैनमार ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बताएं सर दूसरा स्टॉक आज का। अली जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ला ओपाला, जो कि अभी 393 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसके बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है। ला ओपाला एक प्रीमियम सेगमेंट है, इसके अलावा दीवा, सॉलिटेयर, ये सब सेगमेंट्स को कैटर करती है। और ऑर्गेनाइज्ड जो टेबलवेयर का सेगमेंट है उसमें 50% मार्केट शेयर है। एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12,000 रिटेलर्स, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली जो सितंबर तिमाही के नतीजे बेहद दमदार थे। 27 करोड़ के पैट के सामने 39 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्लोज टू 35-40%, और एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। हाल ही में थोड़ी बहुत गिरावट आई है या इन लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है। बाकी FIs DIs भी अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC, फिर DSP, मलाबार फंड, और बाजार के कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। टू नेम अ फ्यू, आशीष कचोलिया जी ने इसमें 1.59% स्टेक पिछले साल खरीदा 400 के लेवल्स पे। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 415 का, स्टॉप लॉस रखना 385 का। ओके, तो ये है आपके लिए एक और स्टॉक ला ओपाला। बड़े दिनों बाद ये आया है रडार पर, और आई एम श्योर मुस्कुराहट तो होगी जैन साहब के चेहरे पर। जैन साहब सोचोगे मैं तो भूल गया इतने दिनों से, लेकिन किसी को तो याद है। जैन साहब पसंद है ना आपको भी? हाँ, ला ओपाला तो अनिल जी बेहतरीन स्टॉक है, और सही बोला सेठी साहब ने, गजब की कंपनी, गजब का भरोसा लोगों का, और प्लस मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मैंने 2-3 बार दिया हुआ है और बहुत अच्छे लेवल्स पे इनफैक्ट रिकमेंड किया, और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली तो बढ़िया है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सेठी साहब ने जबरदस्त पिक दी, और प्लस क्वार्टरली रिजल्ट भी, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी बढ़िया थे। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल कर ही ली होंगी। तो ला ओपाला जैन साहब को तो पसंद है ही, सेठी साहब की रिकमेंडेशन है खरीदारी करें, 415 का टारगेट, और साथ ही केम्प्लास सनमार 495 का टारगेट। ये दोनों स्टॉक्स अपने रेडार पर रखें। आइए 2:30 बजे हैं और लेते हैं अंजी की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, थोड़ी रिकवरी बाजार में आई है। डाउ फ्यूचर्स की आपने रिकवरी हाईलाइट करी थी, हमारे बाजार भी रिकवर हुए हैं, थोड़ा और भी रिकवर हो रहे थे अभी। बैंक निफ्टी भी 42,500 के लेवल तक आते हुए दिखा था, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट नीचे हैं, बट निचले स्तरों से ये भी रिकवर हुए हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में आपको 1/4% की गिरावट दिख रही है। यूके के बाजार पॉजिटिव हैं, यूरोप में हल्की नरमी है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। बाकी तो हमारे फेवर में कच्चा तेल ठीक है, और आज एशिया के सारे बाजार मजबूत है, सिर्फ हमारे बाजार है एशिया में जो गिरा है, बाकी एशिया में अच्छी मूव आ जाई है। सर, दो चीजें दी। पहली चीज तो है कि हमारे बाजार इस वक्त ओवरसोल्ड है। यस, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.55 है, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.64 है, जो दोनों ही ओवरसोल्ड है। इस ओवरसोल्ड बाजार में 2 ट्रेडिंग सेशन में जो हम गिरे हैं 43,600 से 42,300, 1,300 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और निफ्टी पर 18,250 से 17,900, यानी कि 350 पॉइंट। डन फॉर द डे। ओके, अब आज के जो लो बन गए वो आज तो नहीं टूटेंगे। ओके, अब वो कल टूटना होगा, ये क्या होगा वो कल की कल देखी जाएगी, आज तो नहीं टूटेंगे। तो इस बात की संभावना कम है कि आप 17,900 के नीचे क्लोजिंग देखेंगे। फिलहाल ये दिखा रहा है कि 18,000 के ऊपर भी मुश्किल होगी। सो 17,900, 18,000, एक अटेम्प्ट 18,000 के आसपास का कर सकता है, लेकिन दिक्कत ये कि वहाँ 2.25 करोड़ शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 के कॉल्स पर। सो अगर 3 बजे के पहले आप 18,000 के पार निकल कर टिके और ट्रेड करना शुरू करें तो ही शॉर्ट कवरिंग होगी। अदरवाइज आप 18,000 के आसपास, ज़्यादा संभावना है कि आप 18,000 के आसपास जाकर रुक जाएंगे। और नीचे 17,975, 17,875, 17,900 ये आपके लिए सपोर्ट। तो निफ्टी का जो रेंज है बहुत क्रिस्टल क्लियर, 100-125 पॉइंट का दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है।
लेकिन बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी आ गया उस लेवल पर जहां से इसको रिकवरी देनी है और वो है 42,500। नीचे में हमने 42,300 का लेवल देखा है और आपको याद होगा दीप, आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि 42,200 से 42,375 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस स्ट्रॉन्ग बाय जोन से बैंक निफ्टी यहाँ थोड़ा कमाल करने की कोशिश कर सकता है। क्यों कर सकता है वो मैं बताऊँ। पहली चीज़, 42,300 के नीचे बैंक निफ्टी के भी बंद होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि 38 लाख शेयर वहाँ पर है, लेकिन और 42,500 के पुट पर 31 लाख शेयर है। अब आप 42,500 के ऊपर निकल कर अगर 3 बजे तक टिकते हैं तो 42,500 पर कॉल राइटर 48 लाख शेयरों का जो आज ही कॉल जिन्होंने बेचा है ये रिस्क पर आएंगे। अब यहाँ से बैंक निफ्टी के जो शॉर्ट कवरिंग के टारगेट बनेंगे वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग 42,825 तक भी ले जा सकती, 300 पॉइंट यहाँ से इतनी, हाँ ले जा सकती है, इसमें ताकत है। प्रॉब्लम है कि हर एक 100 पॉइंट पर शॉर्ट्स काफ़ी कॉल राइटर्स है। कितने ट्रैप होते हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अब दूसरा, इसके लिए पॉइंट एक ही है, डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स अगर आपका 90-95 पॉइंट नीचे है, 125-150 पॉइंट नीचे हो जाता है तब तो आप शॉर्ट कवरिंग भूल जाइए। और अगर ये सुधर कर 50-25 पॉइंट हो जाता है तो आप 42,625, 42,700, 42,775 और 42,825 तक बैंक निफ्टी को रिकवर होते हुए देख सकते हैं। वो रिकवर हो भी जाएंगे तब भी आप नीचे ही बंद होंगे। सो क्लोजिंग बेसिस पे तो आपका आज स्टॉप लॉस ट्रिगर होना पक्का है क्योंकि आप 42,800 के नीचे बंद होंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कल ही हो गया, आज 18,000 के नीचे बंद होंगे तो और ट्रिगर हो जाएगा। सो आपके लिए स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के खाली दिन के दौरान ओवरसोल्ड मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा और ज़्यादा टिकाऊ होगी, ये डाउ फ्यूचर्स पर निर्भर करेगा। नहीं होगी तो हल्की फुल्की आएगी, उसमें सप्लाई आ जाएगी। सिंपल इस फॉर्मूले के साथ आप रहिए। फ्रेश शॉर्ट करने के लिए ऊपर का इंतजार कीजिए, बेच के निकलना है तो थोड़ी रिकवरी का इंतजार कीजिए और आज के लॉस का स्टॉप लॉस रख लीजिए। सिंपल, डन। ओके, तो अब और गिरावट नहीं आएगी, अब आएगी तो रिकवरी आएगी। और कितनी अच्छी रिकवरी रहती है ये डाउ फ्यूचर्स पर डिपेंड करता है। ये आपके लिए क्लियर हो गया। फिलहाल थोड़ा रिकवर करने के बाद फिर से 100 पॉइंट ये वोलेटिलिटी रहेगी। थोड़ी देर में आप देखोगे अरे 50 ऊपर था, अभी 50 नीचे। और स्पेशली बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट के ऐसे आपको गोल गोल घुमाएगा। 42,500 दिखेगा, 42,400 दिखेगा, 42,600 दिखेगा, ऐसे 100 पॉइंट ऐसे घूमता रहेगा आपको। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी पर अनिल जी की राय। बट फिलहाल हल्की रिकवरी जरूर आपके स्क्रीन पर दिख रही है। आइए, श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और करते हैं उनका स्वागत BTSTT का बिगुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मार्केट वैसे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुका है 17,900, क्योंकि 18,200 के करीब रुकने के बाद अगर कोई नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट कोई बन रहा था तो वो 17,900 के करीब था और उसी लेवल्स के करीब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। अगर इस लेवल पे अगर कुछ और स्टॉक्स में अगर थोड़ा फोकस कर दें कि जहाँ पे इंडेक्स का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है, तो मुझे लगता है कि BHEL एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। करंट लेवल से 8130, 8135 के ये कैश के लेवल्स है। हमें लगता है ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन को क्रॉस करते हुए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो 81 के ऊपर ट्रेड करना यानी कि ये स्टॉक वापस एक बार 85, 86 के लेवल्स दिखा सकता है। तो BHEL को लॉन्ग करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 80 रुपीज़ का, यानी ₹1.5 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 85 रुपीज़ के। ओके, तो BHEL अनिल जी आज सुबह बात ही हो रही थी जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात कर रहे थे कि इसको भी बड़ा फायदा होता है। जब MTAR स्टॉक ऑफ द ईयर रिकमेंडेशन आई थी तो ये भी बात कर रही थी और BHEL भी रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल, स्टॉक धीरे धीरे एक्शन में आ रहा है। एक बार जरा जैन साहब से भी राय ली जाए, जरा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो सरकार ने अनाउंस किया है। जैन साहब, आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल आते हैं अनिल जी। और आपने तो आज गजब का एक जो सुबह स्टॉक दिया, बहुत मजा आया उसको सुन के। और मैं हालांकि जैन साहब के जेम से उसके बारे में जिक्र करना भूल गया, बट मैंने भी वो स्टॉक जिस दिन दिया था, मतलब जून की 30 तारीख 2021 की बात, और उस दिन वो सर्किट लगा था इमीडिएटली और 20% का सर्किट। और आज आपने जो MTAR दिया गजब का। और एक बहुत बढ़िया बात जो लगी, कई स्टॉक क्या होता है अपन रिटर्न्स के हिसाब से देखते हैं, बट इसको समय देना पड़ेगा और पैसे तो बनते रहेंगे और 5 साल का समय दीजिए तब मजा आएगा। बाकी भेल है, इवन NTPC मुझे बढ़िया लगता है। देखिए आज थोड़ा बहुत वो भी रिएक्ट कर रहा है और पॉजिटिव है। ऐसे मार्केट्स में भी मैं भी थोड़ी देर पहले चार्ट्स और उस कंपनी को देख भी रहा था, तो NTPC में वैसे डर नहीं है।
फिर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज इनफैक्ट ठीक है थोड़ा बहुत धीरे धीरे चलता है बट ये स्टॉक बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल अडानी ग्रुप की भी चीज चल रही है और आपने आज ब्लूम एनर्जी के बारे में कहा था जो कि वैसे अनलिस्टेड प्लेयर है बट उसका सरोगेट बेनिफिट हमें दिख ही रहा है कि कैसे इनको मिलता है। सो पीएसयूज में देखिए गेल है, भेल है, फिर आपके एनटीपीसी इनको फायदा मिलना है। बाकी अडानी ग्रुप वाली कंपनी है बट वहां पे मैं थोड़ा वैल्यूएशंस का मुझे कंफर्ट ज्यादा मिलता नहीं है तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। बट यस वन मस्ट प्ले विद रिलायंस आल्सो फॉर दिस सेक्टर। एमटार सर्टेनली एक और अच्छा प्लेयर है। तो नज़र रखिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लेज आ रहे हैं आपके सामने। और एनटीपीसी की तो हमने बात करी थी, एनटीपीसी भी ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। आज सुबह हमने देखा भी एनटीपीसी पर अच्छी मूव आ रही थी। चार्ट कॉर्नर में बंसी जी ने आज रेकमेंड भी किया है और होल्ड कर रहा है। वीक बाजार में भी देखिए एनटीपीसी आपको होल्ड कर रहा है। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन की थीम है ये बाजार में आपको कुछ मूवमेंट दिखा रही है इस समय, यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, इस पर भी बात करेंगे। आई थिंक भसीन साहब भी हमारे साथ बस जुड़ने के लिए तैयार हुए। तो पहले भसीन साहब से बात कर लेते हैं 2:45 बजे भसीन के हसीन शेयर्स। भसीन साहब नमस्कार सर, स्वागत है आपका। एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा कमजोर है बाजार, 18,000 के नीचे है निफ्टी। बताएं सर क्या व्यू बन रहा है और क्या है इस वक्त आपकी स्ट्रेटेजी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। दोपहर को नेहा जी को मैंने दी थी 17,970 पे निफ्टी की कॉल। सो ओवरसोल्ड के कोई दो राय नहीं कि 18,250 आज नहीं तो कल। आज मैंने शायद मुश्किल होए बिकॉज ऑफ एक्सपायरी है, लेकिन मंडे तक 18,250 निफ्टी पे 17,830 का स्टॉप लॉस। ये अपडेट दे दूं आपको, अभी 40 पॉइंट बढ़ा है। देखिए पेसिमिज्म इज ऑन व्हाट काउंट। आप ये देख लिए एक बजाज फाइनेंस ने थोड़ी सी गाइडेंस ग्लो कर दी तो उसमें सारा बाजार थोड़ी घट जा रहा है। और साथ में आप ऑयल फॉल मींस टायर ऑटोज विल बी इन द बेस्ट प्लेस। सीमेंट कंपनीज अडानी पोर्ट देखिए आज आपको कल दिया था, अल्ट्राटेक देखिए सारा। तो मेरे को कोई दो राय नहीं, सबसे अच्छा है पहले तो निफ्टी लीजिए। 18,250 आपको नियर टर्म, 18,500 आपको खड़ा होकर बोल रहा हूँ। दूसरा अनिल जी देखिए गोल्ड इज हिटिंग न्यू हाइज। गोल्ड फाइनेंसर्स आर इन द बेस्ट प्लेस बिकॉज एनपीएस आर जीरो और को लेंडिंग में मार्जिन हाईएस्ट है। तो मनापुरम मैंने दिया था 120 रुपए में, वो 21.5 है। अब मुथूट लीजिए 1075 फ्यूचर में है, 1045 का स्टॉप लॉस, 1130 का टारगेट मुथूट में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट लार्सन एंड टूब्रो। तो निफ्टी, मुथूट और एलएनटी 2085 में लीजिए, 2055 का स्टॉप लॉस, 2200 का टारगेट कांस्टेंट है। सबसे अच्छा ब्लू चिप टू बाय। ओके, तो तीन है, 2 स्टॉक और एक इंडेक्स। निफ्टी खरीदे 17,830 का स्टॉप लॉस, 18,250 ये फ्यूचर्स के लेवल है जहां पर निफ्टी में खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से। 17,950 के आसपास एंट्री करें तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि यहां से 75 पॉइंट नीचे। मुथूट फाइनेंस 1,075 के आसपास खरीदिए, वहीं चल रहा है। 1,045 का स्टॉप लॉस, 1130 के टारगेट। और एलएनटी 2085 के आसपास खरीदें, 2055 का स्टॉप लॉस, 2200 का टारगेट। भसीन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ये 3 बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ओके, बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च रखने का। एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। जो लोग नहीं जानते कि ये एमफी क्या है उनको मैं बता दूं। अब नाम से तो बता लिया कि एसोसिएशन है म्यूचुअल, लेकिन और आसान तरीका बताऊं क्या है? बताइए सर। तो क्रिकेट मैच के दौरान आप वो बार बार ऐड देखते हैं सारे क्रिकेटर के, सही है सही है सही है करेक्ट। ये नहीं क्या आते हैं धोनी से लेके तेंदुलकर से बुमराह से लेके सारे जितने भी प्लेयर्स जो म्यूचुअल फंड बेचते हुए आपको दिखते हैं वो एमफी की वजह से दिखते हैं। तो आइए एमफी ने शेयर के स्टेटस में बड़ा बदलाव किया है। क्या है ये बदलाव? वरुण के पास है सारी डिटेल्स। वरुण बताएं। डेफिनेटली अनिल जी, ये बदलाव जो है इसका ऐलान एमफी ने कर दिया है। ये बदलाव लागू होंगे फरवरी से और ये जुलाई तक लागू होंगे और साल में 2 बार एमफी जो है ये बदलाव करते रहता है। तो इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए गए हैं, कुछ डाउनग्रेड्स किए गए हैं। लिस्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टॉक जिनको मिड कैप से लार्ज कैप में यहाँ पे अपग्रेड किया गया है उसमें देखिए सबसे पहला नाम वरुण बेवरेजेस का है। और आपने देखा है कि पिछले कुछ समय में वरुण बेवरेजेस में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने मिली थी, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा एबीबी इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, बॉश, ट्रेंड और पीआई इंडस्ट्रीज को अपग्रेड किया गया है। इनको लार्ज कैप में शामिल किया गया है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको स्मॉल कैप से मिड कैप में अपग्रेड किया गया है। उसमें टिमकेन इंडिया, मेट्रो ब्रांड्स, ब्लू स्टार, फाइन ऑर्गेनिक्स, यूको बैंक, जेडएफ कमर्शियल, अपोलो टायर्स और केपीआईटी टेक शामिल है। तो ये तो अपग्रेड वाली लिस्ट है, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको डाउनग्रेड भी किया गया है और खासकर लार्ज कैप से डाउनग्रेड करके इनको
अब मिड कैप में शामिल किया है। मुथूट फाइनेंस का नाम इसमें है। इसके अलावा जो बड़ा नाम है वो है पेटीएम। इस काउंटर को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है और लार्ज कैप से डाउनग्रेड करके अब मिड कैप में किया है। इसके अलावा बंधन बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेस, एम्फेसिस और ग्लैंड फार्मा जैसे नाम हैं जिनको डाउनग्रेड किया गया है और इनको मिड कैप की श्रेणी में डाला गया है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, नुवामा की एक रिपोर्ट थी जो कि कह रही थी कि इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के, यानी कि जो मार्च में 2023 के जो इंडेक्स रीशफलिंग होगी जिसमें काफ़ी सारे बदलाव होंगे, तो उसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ स्टॉक शामिल हो सकते हैं। उसमें एक है वरुण बेवरेजेस, अगला है पेज इंडस्ट्रीज और तीसरा है एबीवी। तो इन 3 स्टॉक्स पे आप खास नजर रखिएगा क्योंकि उस रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये 3 स्टॉक जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो सकते हैं। मतलब 50 से 51 से 100 के बीच में जो निफ्टी के हैं उसमें वरुण, एबीवी, पेज इंडस्ट्री, ये 3 हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ओके, तो इन पे खास नजर रखना। ये रिपोर्ट किसकी है? ये नुवामा की रिपोर्ट है। अच्छा, जो कि कह रही है कि ये 3 शामिल हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और जो लिस्ट मैंने आपको बताई वो एमफी का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। वो तो आ ही चुका है और उसके दम पर थोड़ा एक्शन तो आता ही है। एक्शन आएगा नहीं, जिस फेब में जब ये शामिल हो जाएंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स है वो रियलाइन करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनफ्लोज आएंगे जिसमें आएंगे। जैन साहब, वरुण सही कह रहे हैं? कैटेगराइजेशन बोलते हैं अनिल जी। हाँ। हर महीने पे ये लिस्ट आती है और इसको मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। अब भी देखिए, इत्तेफाक देखिए, मैं शो में आने के पहले इस लिस्ट के ऊपर वर्क कर रहा था मेरे ट्रेनी के साथ और मैं उसमें देखा, बहुत मजे की बात है ये। देखिए आजकल स्मॉल कैप जो हम सोचते हैं जिनको स्मॉल कैप है, तो 16,000-17,000 करोड़ की कंपनी से स्मॉल कैप की लिस्ट शुरू होती है और 1780 कंपनीज ऐसी है जो 200 करोड़ के मार्केट कैप में आती है। और टॉप 1000 कंपनीज जो है, जो लास्ट कंपनी अगर 1000 की माने तो 1000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर करीब 1000 कंपनियां ही है। सो ओवरऑल जो टॉप 100 कंपनीज है उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं, तो वहां पे 50,000 करोड़ तक की कंपनी है। फिर उसके बाद 50,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ तक की मिड कैप्स है। 17,000 करोड़ मान लीजिए आप। लास्ट टाइम ये फिगर था 11,000 करोड़। तो इंडिया का भी देखिए कंपनी की साइज और स्टैंडर्ड्स किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो अब देखने को मिल रहा है हमें। तो और पेटीएम जैसी कंपनियां या बड़े बड़े ग्लेनमार्क फार्मा और ये सब अब लार्ज कैप से मिड कैप में आ रहे हैं क्योंकि टॉप 50 और टॉप 100 के लिए बहुत होड़ रहती है। एंड द बेस्ट नेम इज वरुण बेवरेजेस, जिसको हालांकि मैंने बहुत रिकमेंड नहीं किया है, बट गजब का मार्केट कैप है। इट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग किस तरीके से इस कंपनी के मार्केट कैप बढ़े हैं। सो ओवरऑल वरुण जी ने बहुत अच्छी एनालिसिस लाई और मैं तो मेरे जो 200 करोड़ की कंपनियां इसलिए देखता हूं अनिल जी कि मेरे लिए कितना गैमुट है, क्योंकि मैं जेम स्टॉक्स में कभी भी 200 करोड़ के नीचे की नहीं लाता, तो 200 करोड़ के ऊपर की देख रहे हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स वो मैं दिन भर ट्रैक करता हूं। जो भी हम लोग स्टॉक्स लाते हैं वो मोस्टली स्मॉल कैप इंडेक्स से होते हैं। ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस पर जैन साहब की राय। आइए बढ़ते आगे। नितिन जी हमारे साथ तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। और इस बीच दीप बात करते करते तेजी के साथ बाजार ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर निकलकर अब टिकता हुआ दिख रहा है। नीचे आने के बाद ये तीसरा अटेम्प्ट है बैंक निफ्टी का 42,500 के ऊपर निकलने का। थर्ड टाइम लकी और नॉट, टाइम विल टेल। तब तक और डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट आ गया ना, डायरेक्ट टिक बाय टिक कोरिलेशन क्या हर सेकंड हर मिनट बता नहीं सकते, तो कोरिलेशन दे देने का, किधर देखने का। करेक्ट सर। बाकी तो फिर अपने दर्शक सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार हैं, उनको पता है, एक बार बता दिया ना फिर गलती नहीं करते। बिल्कुल नितिन जी के लिए बिल्कुल। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी 0-0 प्ले करेंगे और 18,950 की पुट लेंगे, 16-17 में मिल रही है। 18,950 की पुट 16-17 में मिल रही है। 0-0 ट्रेड है। वैसे स्टॉप लॉस आप इसका रखेंगे 5 रुपए का, यानी कि 16-17 में लेंगे, 10 रुपए का ही रिस्क ले रहे हैं और ये डबल हो सकती है। 16-17 वाली 32 हो सकती है, 32-35 ऐसे टारगेट रखेंगे। एट द मनी पुट हो गई एकदम। 17,950 के आसपास हम लोग मार्केट है और एट द मनी पुट है, ये पुट ऑप्शन लेंगे। डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, एक बाउंस मिला है, मैं इस बाउंस में पुट ऑप्शन ले रहा हूँ। जो बाउंस मिला है इस बाउंस में थोड़ी मंदी की पोजीशन बनाने की राय है नितिन जी की तरफ से। 17,950 ये है आपके लिए, उसका पुट खरीदना है। देखो 18,950 तो गलती मानी जाएगी, 18,950 तो कभी हुआ ही नहीं, तो वो तो आना नहीं चाहिए। 18,887 का तो लाइफ हाई है 1 दिसंबर का, तो 18,950 तो बोलना गलती है। 17,950 का नहीं, 17,900 बोल रहे हैं, 950 17,900 सॉरी 17,900 का पुट खरीदना है 17 रुपए में। 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 32 रुपए का टारगेट। अब से लेकर ठीक 38 मिनट तक के लिए होगा ये ट्रेड।
37 मिनट, ये है आपके लिए। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो वही है सर, वो वॉलेटिलिटी में जो आप कहते हैं ना, सिंगल्स खेलते रहिए। हाँ, लेकिन सिंगल्स हिमांशु जी ने भी बढ़िया वाला अच्छा खेला, बहुत बढ़िया। 17,900 का कॉल ऑप्शन हीरो या जीरो वाला, 40-45 वाला 80 तक पहुंच चुका है। टारगेट हिट कर दिया जाए हिमांशु जी? जी अनिल जी, आज वाला तो टारगेट हिट करके प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, और जो अगली एक्सपायरी का है उसको होल्ड किया जाए। अगली एक्सपायरी का है उसे होल्ड किया जाए। बराबर, ये मेरे ख्याल से 17,950 का पुट है। जरा हिमांशु जी देखिए, 17,950 की आज की एक्सपायरी वाला पुट 17 रुपए के आसपास ही है। अनिल जी एक मिनट। जी अनिल जी, 16 रुपए का ट्रेड है अभी। हाँ, 17,950 के, इसीलिए मैंने सही बोला। तो 17,950 का पुट लेने की राय है आपके लिए नितिन जी की तरफ से। आज की एक्सपायरी का 17 में लेना है, 5 का स्टॉप लॉस, 32 का टारगेट। बिल्कुल, 17,950 का पुट खरीदना, ये आप जरा अपनी स्क्रीन पर भी हमने करेक्ट कर दिया। और इसके लिए भूल सुधार के लिए धन्यवाद सुमित जी का। बिल्कुल सर, सुमित जी का। तो देखो ये सुमित जी, वाह, आप तो एकदम फर्स्ट क्लास बराबर, मतलब जो नजर आपकी चार्ट्स पे है, गजब की उससे ज्यादा चार्टिस्ट पे है। मतलब चार्ट पे कम, चार्टिस्ट पे ज्यादा। नहीं ऐसा क्यों? अनिल जी एक्चुअली 17,900 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा ठीक बात, करेक्शन जल्द से जल्द करवा दूं, क्योंकि क्लोजिंग शो है और 1 घंटे के लिए कॉल है। बिल्कुल ठीक बात है, फेयर इनफ, और अच्छा एकदम आपने टाइमली हमें बता दिया। बिल्कुल सर। तो 17,950 की पुट खरीदें, ये आई है राय नितिन जी की तरफ से। हीरो ए जीरो इसको मान के चल सकते हैं आप। बाय द वे सर, मार्केट में रिकवरी जो आई है उससे देखिए कैश मार्केट में क्या बढ़िया रोटेशन बन रहा है। एनसीसी वापस एक्शन में आ गया, 2% का स्पाइक अभी अभी दिखा रहा है। वॉकहार्ट, इस काउंटर पर रखिए नजर, ये अच्छा स्पाइक दिखा रहा है। किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एक अच्छा स्पाइक आया है। कुछ काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया स्पाइक इस समय बाजार में दिखा रहे हैं। किम्स देखिए क्या बढ़िया स्पाइक इस चार्ट पर आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार किम्स के चार्ट पर भी राय लें। श्रीकांत जी भी है हमारे साथ। श्रीकांत जी, किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 1525 का लेवल, अभी अभी एक स्पाइक आया है, और हेल्थ केयर से जुड़े काउंटर्स में थोड़ा मूव इस समय बाजार में दिख रहा है। चार्ट देखें सर ये वाला। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर किम्स की अगर बात करें तो बिल्कुल एक साइडवेज पैटर्न में से या साइडवेज कंसोलिडेशन में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और अगर 1520-25 के करीब अगर ये ट्रेड कर रहा है तो जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो वापस 1575 के बनेंगे। इनफैक्ट अभी भी एक नैरो रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है ये, लेकिन अगर 1575 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1650 से लेकर 1750 के भी लेवल्स दिखा सकता है। और इस बार का जो न्यू ईयर पीक था जो मेरा, वो किम्स ही था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक ऐसा है कि जो ग्रेजुअली आने वाले दिनों में 1700 1750 के लेवल्स दिखा सकता है, और आज मुझे लगता है कि इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है कि अच्छी मूव आ रही सर इसमें। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई किम्स पर। बढ़िया मूव आती दिख रही। बंसल जी तैयार है पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है आरईसी। आरईसी में अगर हम देखें तो मार्केट में पैनिक है, और आरईसी को देखें तो पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर निकल गया है, और मार्केट में करेक्शन आई है। आरईसी में करेक्शन नहीं है, तो मोर ऑफ अल्फा प्ले है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 128 से लेकर 130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 128 से लेकर 130 के टारगेट जोन के लिए आरईसी में एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 122 रुपए 50 पैसे 122.50 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, और एक बार 127 रुपए के लेवल्स कंफर्टेबली स्क्रीन पे देखने को मिले तब स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके अपनी खरीद के दाम पर लगा दें। ओके, तो आरईसी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 122.50 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट 128 और 130 के पिक ऑफ द डे के तौर पर कल तक के लिए आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की खरीदारी करने की राय। थैंक यू। स्वागत एक बार फिर से वागले साहब का बिगुल के साथ वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, पीटीएसटी में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बाय करके चलना है। 923, 922 का भाव है। मुझे लगता है क्लियर कट ब्रेकआउट इसमें है। ड्यूरिंग द डे ये गिरा भी नहीं था। 912, 913 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
मुझे लगता है ये 950 तक जाने के लिए तैयार है। आप यहाँ पर बाय करें 930 920 के रेंज में, 915 का स्टॉप लॉस और 945 टू 950 के टारगेट्स आपको कल के दिन में मिलने चाहिए। 15 के स्टॉप लॉस के साथ गोदरेज सीपी में करे खरीदारी। आज एफएमसीजी स्टॉक्स एक के बाद एक मजबूत और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। और उतने खास अपडेट्स है नहीं वैसे, अगर आप देखें जिस तरह से खराब अपडेट्स पर आज बजाज फाइनेंस को पनिशमेंट मिल रहा है, एफएमसीजी के अपडेट्स ठीक ठाक है। गोदरेज ने भी कहा कि ज्यादातर प्राइसिंग लेड ग्रोथ है, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ उतनी खास नहीं है, मैरिको को भाव उतनी खास ठीक हो नहीं गए है, थे, भाव ठीक हो गए, स्टॉक सब नीचे आ गए ना, इस वजह से थोड़े बढ़ गए हैं दीप, और कोई रीजन नहीं है। थोड़ी बढ़ने की सुधारने की कोशिश हो रही है डाउ फ्यूचर्स की 60 अंक नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी वही 42,500 के आसपास जाकर बार बार अटक रहा है। निफ्टी का तो अपने बोला ही है 17,900 के नीचे नहीं जाना है, 18,000 के ऊपर नहीं जाना, तो ये वहीं फिक्स हो गया 17,950 के आसपास। बोले फिर जब कहीं जाना ही नहीं तो यहाँ से भी क्यों हिलूँ, तो वैसा हाल है। आइए तब तक जरा एक बार फोकस कर लिया जाए टायर शेयरों पर, ठीक है। टायर शेयरों में दिख रही है बेहतरीन रफ्तार। क्यों दिख रही है, वजह क्या है और कितनी है रफ्तार, बताने के लिए हैं तैयार कुशल गुप्ता। कुशल बताएं। सर, टायर शेयर में आमतौर पर जो कच्चा माल होता है इनका, उसमें करीबन 90% हिस्सा एक तो रबड़ का होता है और दूसरा जो है क्रूड डेरिवेटिव्स का होता है। तो डेफिनेटली 35-40% क्रूड डेरिवेटिव का जो हिस्सा है उसमें बड़ी अच्छी जो है आपको रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से कच्चे तेल में पिछले 2 दिनों में 10% से ज़्यादा तक की गिरावट होती हुई दिखी है, वो आगे चलकर इनके मार्जिन एक्रेटिव भी होते हुए नजर आएंगे। इसका एस्टिमेट मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखें तो टायर कंपनियों के लिए यहाँ पर कच्चे तेल में अगर $10 की गिरावट होती है तो कंपनी के जो मार्जिन हैं उसमें 110 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त भी होती है। ये नोमुरा का एस्टिमेट्स है। तो डेफिनेटली जिस तरह की गिरावट अभी हमें देखने को मिली है, ऑलमोस्ट $86 प्रति बैरल था 2 दिन पहले और अभी $78 के आसपास आ गया है। इनफैक्ट इसके 1-1.5 महीने पहले जब हम बात कर रहे थे तो $90-93 के आसपास भी ये ट्रेड कर रहे थे। तो पर अब जिस तरह से गिरावट कच्चे तेल में हुई है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और साथ ही जो केरल है वहाँ पर रबड़ की कीमतें पिछले 3 महीनों में हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें गिरावट आती हुई दिख रही है। लगभग 9 से 10% की गिरावट वहाँ पर भी आती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इसके लिए कहीं ना कहीं जो टायर कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है ये पूरा का पूरा तिमाही। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, ये सारे के सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर बड़ी फोकस आपको रखनी चाहिए, क्योंकि मेजरली ये कंपनियां जो है बस और ट्रक्स के टायर्स बनाती हैं जिसमें ऑब्वियसली कंपोनेंट ज़्यादा लगता है। तो डेफिनेटली मार्जिन एक्रेटिव यहाँ पर रिलेटिवली ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए टायर शेयरों पर जबरदस्त एक्शन वाला मामला। जैन साहब, कोई टायर शेयर पसंद है आपको? बिल्कुल, आज तो गजब का माहौल बना हुआ है और काफी स्टॉक्स इस सेगमेंट से रेकमेंड किए हुए हैं। और सीएट है, टीवीएस श्री चक्र है और वो अपना पुराना गुडियर अनिल जी जो रॉकेट में चांद पे जाने वाला जो टायर बनाया, और बीकेटी मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। बाकी सारे स्टॉक्स चलते एक साथ ही है और काफी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मैं वैसे ही बुलिश हूं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इन स्टॉक्स में माहौल बना हुआ रहेगा। सो गुडियर टायर अभी चला नहीं है ज्यादा, तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। एंड ये काफी चला हुआ टीवीएस श्री चक्र और सीएट इनफैक्ट जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया था कुछ दिन पहले और वहां पे भी अपनी बातचीत हुई थी। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर और दोनों ही चीज सोने पे सुहागा है, रबर प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस। और तीसरा जो डिमांड साइड पे जो ग्रोथ आनी है, तो ये सारी चीजें इन प्लेस है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया हुआ है स्टॉक्स हमारे पुराने रिकमेंडेशंस में बने रहे, और जिनको लेना है थोड़ा बहुत फोमो जरूर होगा, बट थोड़ा सा कोई दिन खराब दिन आए क्योंकि मार्केट्स टूट रहे हैं आज भी। हालांकि आउट परफॉर्मिंग सेक्टर किया है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई होती है, तो कोई भी अछूते नहीं रहते हैं, पिटाई होती है तो उस दिन एंट्री लेने की कोशिश करें। ओके, तो ये है आपके लिए टायर शेयरों पर जबरदस्त रफ्तार वाला मामला। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं। अनिल जी, पहले तो निफ्टी डे हाई पर 18,065 पर, तो मुझे लगता है अगले हफ्ते की जो स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन दी थी वो भी अच्छे प्रॉफिट में होगी। उसका मैं प्राइस चेक करके आपको बताता हूँ। दूसरा अनिल जी, अभी टायर स्टॉक्स की बात कर रही थी, चल रही थी, और अपोलो टायर्स एक ऐसा स्टॉक है जो मैं लगातार 300 रुपए से कई बार रिकमेंड करते आया हूँ, हर बार ब्रेकआउट पर, और आज भी सिर्फ वही एक सिंगल मोस्ट स्टैंड आउट परफॉर्मर है। और मुझे लगता है कि उसमें तेजी और जारी रहेगी। जो निवेशक हैं बने रहे, पोजिशनल स्टॉक में काफी ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। अब बीटीएसटी के तौर पर अनिल जी, आज जो एक स्टैंड आउट सेक्टर रहा है वो है निफ्टी ऑटो का। और इस पूरे सेक्टर में एक स्टॉक जो कि सबसे ज्यादा रेजिलियंस शो करता नजर आया पूरी करेक्शन में, वो था
अशोक लेलैंड का, जिसने एक प्रॉपर साइडवेज कंसोलिडेशन अपनी करेक्शन साइकिल पूरी की है और आज के सेशन में काफी अच्छा क्लोजिंग देता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। स्टॉक के करंट लेवल्स लगभग 148 रुपए 40 पैसे के आसपास के अनिल जी, तो यहाँ पर 150 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने के चलने की सलाह रहेगी। बीटीएसटी ट्रेड में 3.5 रुपए के आसपास ये करंटली ट्रेड करता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 2 रुपए 50 पैसे का। पहला टारगेट 5 रुपए और दूसरा टारगेट 6 रुपए का। मेरा ऐसा मानना है अशोक लेलैंड आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से 5 से 7% तक का बड़ा मूव दिखाने के लिए तैयार है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक ने 140 145 के लेवल पर बनाया और अब एक ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 160 165 की तरफ शॉर्ट टर्म में अशोक लेलैंड जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अशोक लेलैंड इस पर आप करें खरीदारी, ये राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। अनिल जी, सही लेवल पर आपने बोल दिया कि अब नीचे नहीं जाएगा बाजार। सर बैंक निफ्टी देखिए 42,600 का लेवल आ रहा है, निचले स्तरों से 300 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में। निफ्टी देखिए सर 18,000 के करीब अब आने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्त रिकवरी। इसमें डाउ फ्यूचर्स नहीं सुधरा है, अब हमारे बाजार ज्यादा सुधर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग 100% और साफ दिख रही है, उसमें कोई बड़ी बात। इसीलिए हम यही बात कर रहे थे कि आज का लो जो बन गया अब नीचे नहीं जाएगा। हालांकि मैं 18,025 के ऊपर के अपसाइड भी अभी नहीं देख रहा। 3 बजे तक 18,000 के ऊपर टिकता तो अलग बात थी, वहाँ पहुंचे, वहाँ पोजीशन भी है तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर इंटरेस्टिंग हो सकता है। 42,625 पहला टारगेट वहाँ गया है। 700, 775 और 825 3 टारगेट हो रहे हैं। वो नहीं पता कहाँ तक जा सकता है क्योंकि शॉर्ट है। अब वो शॉर्ट एक लेवल पे कितनी कवर होती जाती है, जैसे कि 42,500 की कॉल राइटिंग पर अब शॉर्ट कवरिंग होगी। 42,600 के कॉल पर 48 लाख हो रहे हैं, 42,500 पर 48 लाख है। तो इसलिए वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर कहूँगा, भले आप कह रहे हैं कि डाउ फ्यूचर ज़्यादा सुधरा नहीं, बात सही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स का सुधरना जरूरी है शॉर्ट कवरिंग के लिए। घटा नहीं है, वो एक कंफर्ट है। अगर यही डाउ फ्यूचर 70 पॉइंट अभी नीचे है, 20-30 पॉइंट रह जाए तो आप आराम से 42,800 के आसपास भी आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट कवरिंग फिर पकड़ेगी। कितनी होती है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है, तो आप जो भी पोजीशन है ट्रेल करते चले। ठीक है, तो ये है आपके लिए राय। बाजार पर इस समय अच्छी रिकवरी, ऊपरी सर वो मुनाफा वसूली भी आएगी, बट इस समय रिकवरी बढ़िया आ रही है। आइए श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, तो देखिए यहाँ पे एक बैंक स्टॉक कैनरा बैंक ये समझ में आ रहा है। काफ़ी डीप करेक्शन इसने कर लिया है। इट वाज अराउंड कुछ 335 338 के करीब था, वहाँ से गिरते गिरते लगातार ये 320-22 के करीब आया था आज, और अभी ये कुछ 26-27 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इस करेक्टिव पैटर्न को देखें तो मुझे लग रहा है कि इसने एक बड़े जो एक सेलिंग को एब्जॉर्ब किया है और उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो ये स्टॉक भी वापस एक बार 335-338 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है 326 में। हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 321 रुपए का, जो आज के लोवेस्ट लेवल से। टारगेट्स रहेंगे 335 और 340 के। 335-340 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक, इस पर रखिए नजर। एक एक करके बाय कॉल्स आपके लिए आ रही हैं चुनिंदा काउंटर्स में। कैनरा बैंक पर आपको रखनी है नजर। मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार। बैंक निफ्टी भी बढ़िया रिकवरी आ रहा है। पहला बैंक है जिसपे बाय कॉल आ रही है, है ना श्रीकांत जी? बधाई देनी चाहिए। आप बधाई किस तरह से लेंगे? कैश, काइन, लिक्विड, डिजिटल? डिजिटल। ओह ठीक है, मैं आपको SMS करता हूँ बधाई का। आप क्या सोचे थे कि मतलब मैं UPI से पेमेंट ट्रांसफर करूंगा? बधाई का। इसके लिए हाँ, मुझे लगा था, लेकिन डिजिटल में बहुत सारी चीजें आती है। डिजिटल में खाली डिजिटल पेमेंट्स नहीं है, डिजिटल बधाई भी दी जा सकती है। बिल्कुल। एकदम पूछो, सुमित जी को पूछो। क्या सुमित जी के जमाने में कहाँ वो आर्ट चीज में जाकर कार्ड वार्ड खरीदते हैं, गिफ्ट तो फिर भी चलो लेने पड़ते होंगे मजबूरी में, कार्ड वार्ड तो नहीं खरीदे हैं सुमित जी ने। ये तो इनके तो सब काम व्हाट्सएप और मैसेज भी हो जाता है। ये तो जैन साहब के जमाने में खरीदे गए थे। जैन साहब सही है कि नहीं, बता दो। मेरा तो सही है। नॉस्टैल्जिया है, ये तो गजब का नॉस्टैल्जिया और मजा आता था। हाँ। और फिर हमारे भी धीरे धीरे जब बीकॉम और खत्म हुआ और MBA तक आया, तब तक कार्ड की थोड़ी कम हो गई थी। So, 2000 तो आप बीकॉम MBA में करने लगे थे ये सब काम? नहीं, उसके पहले बड़ा खुलासा MBA में शुरू हुआ।
बंसल जी पक्का आपकी ये वाली रिकॉर्डिंग भेजेंगे घर पे जी। ओके, तो ये है राज श्रीकांत जी की तरफ से केनरा बैंक में खरीदारी करने की आज आपके लिए। आरचीज अभी तक लिस्टेड है बाय द वे? हाँ लिस्टेड तो है, अभी भी लिस्टेड है। रेडार पर नहीं आता वैसे। किसी को याद है पिछली बार किसने आरचीज का कार्ड खरीदा था, कब, कितने साल पहले? याद ही नहीं, इसलिए नहीं आता रेडार पर, इसलिए रेडार पर नहीं आता। गिफ्ट वगैरह भले हो सकते हैं, लेकिन गिफ्ट में भी अब वो जमाना चला गया कि आप हर चीज में ही जाकर खरीदेंगे। एक जमाना आता था ये स्पेशलाइज शॉप्स होती थी, सो आई थिंक वो एक बड़ा बदलाव आया। बिल्कुल। चलिए वक्त की बात है, बट वक्त इस समय बाजार में रिकवरी का है। 18,000 के बेहद करीब आ चुका है निफ्टी इस समय, तो रिकवरी अच्छी खासी दिख रही है। बैंक्स फाइनेंशियल इस रिकवरी को अच्छे से लीड भी आपको करते हुए दिख रहे हैं। आरबीएल बैंक देखिए क्या जबरदस्त स्पाइक आरबीएल बैंक पर आपको आते हुए दिखा है। कल की गिरावट के बाद आज सुबह भी सुस्त था, बट उसके बाद अब देखिए आरबीएल बैंक में एक अच्छी तेजी आ रही है। पिछले कुछ मिनट में फ्रेश खरीदारी भी दिखी है आरबीएल बैंक पर। सुमित जी, आरबीएल बैंक रिकवरी के मूड में कोई ट्रेड दिख रहा है? दीपांशु, आरबीएल बैंक के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, लेकिन एक अच्छा मूव बनेगा जब स्टॉक यहां से ऊपर में कल का या परसों का हाई ब्रेक करेगा। जो 187-188 के आसपास का हाई ब्रेक करने के बाद जब वापस मार्केट्स में एक रिकवरी एक स्टार्ट होगा तो 200 रुपए तक के लेवल आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक बार सेल नहीं करें, क्योंकि स्टॉक में सेलिंग देखने को मिला नहीं है, और 188 का लेवल टूटते इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। 200 रुपए तक के टारगेट फिर आरबीएल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ओके, तो 200 रुपए के तक के टारगेट आपको आरबीएल बैंक में आ सकते हैं। सुस्त है आज, कल गिरा था, बट अब देखिए बढ़िया रिकवरी के मूड में आ रहा है। एक और काउंटर जहां पर मूव दिख रही है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। वागले साहब जरा इस काउंटर को भी देखें, वापस 100 के लेवल पर बीईएल आते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु, साइडवेज ही है मेरा मानना है। जब तक ये 102 के लेवल्स क्रॉस नहीं करेगा, जो पिछले 3 या 4 दिनों के है 101 और 102 के बीच में है, उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो फिर मैं 108 110 की बात करूंगा। 102 क्रॉस होने दो, फिर कॉल ले लेंगे, फिर 110 तक की मूव जा सकती है। फिलहाल ये मुझे 96 के भी नीचे जाते हुए नहीं लगता है। तो ये है आपके लिए बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर मूव आ रही है इस समय। नजर रखिए, सीमेंस की बात कर रहे थे बंसल जी, वो भी 2.5% ऊपर आ रहा है। तो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो बढ़िया रिकवरी के मूड में आपको दिख रहे हैं। आइए कैश का ऑप्शन लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बताएं सर। जो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 818 रुपए 819 रुपए। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 818 रुपए 819 रुपए। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बनेगा और अदानी पोर्ट यहां से एक बढ़िया मूव आने वाले 2-3 दिनों के अंदर दिखाएगा। इसके लिए ऑप्शन के जरिए यहाँ पे अदानी पोर्ट का 820 वाला कॉल 25 रुपए 25 पैसे पे भी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। अदानी पोर्ट में पिछले कुछ दिनों में करेक्शन देखा, करेक्शन देखने के बाद इसने पिछले 7 से 8 दिनों तक कंटिन्यूसली इसने साइडवेज मूव दिखाया, 200 डीएमए के इर्द गिर्द ये घुमा है, और अब ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव का शुरुआत हुआ है। स्टॉक ने आज लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है। जैसे ये 821 822 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद अदानी पोर्ट के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ बनेगा, जिसके अंदर 835 रुपए से लेके 840 रुपए तक का मूव अदानी पोर्ट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। इसके लिए अदानी पोर्ट का 820 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, 17 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर के अंदर 34 रुपए से लेके 38 रुपए तक के टारगेट अदानी पोर्ट के 820 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अदानी पोर्ट का 820 का कॉल। ओके, तो अदानी पोर्ट्स, इस पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। भसीन साहब के भी रेडार पर था ये काउंटर और अब एक्शन में आ रहा है। हिमांशु जी के पास चलते हैं, बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। सर आपका ऑडियो म्यूट है। सॉरी अगेन दीप। दीप, क्लियरली ऑटोज एज अ सेक्टर आज रडार पर है, जिसने बाजार को काफी स्ट्रेंथ दी है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरह का डेटा शेप आउट हो रहा है मारुति में, ये एक परफेक्ट बीटीएसटी का कैंडिडेट है। तो यहाँ पर 8500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम बीटीएसटी करके चलेंगे, जो कि अभी 165-170 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। यहाँ पर जो टारगेट रहेगा 210 रुपए का पहला टारगेट, 250 रुपए का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है 135 रुपए का। मारुति में 8500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे 210 और 250 के टारगेट के लिए 140 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ।
दीप, मारुति का अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखेंगे तो आज 8,470 8,475 के आसपास के स्पॉट लेवल्स हैं, लेकिन 8,700 तक की कॉल्स में अनवाइंडिंग है। और साथ ही साथ चार्ट फॉर्मेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मारुति में कल तक अगर इसको होल्ड करते हैं तो स्पॉट में यहाँ से 8,570 और 8,620 ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए मारुति 8,500 का कॉल खरीद कर चलिए। ऑटो काउंटर्स आज अच्छे मूव में हैं, टायर स्टॉक्स हम देख ही रहे हैं, बढ़िया मूव आपको दिखा रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज में भी एक्शन है और फ्रंटलाइन OEMs भी आपको मूव दिखा रहे हैं। मारुति 8,500 का कॉल खरीद कर आपको चलना है इस समय। ओके, अच्छी मूव आ गई मारुति में। वैसे बाय द वे अपोलो टायर्स जो है वो लीड कर रहा है ऑटो काउंटर्स की अगर आप आज बात करें तो। अशोक लेलैंड अभी हमें अंशु जी के रेडर पर था, ये भी मूव कर रहा है। बट मूव कॉनकॉर में भी आ रही। कंटेनर कॉर्पोरेशन, इस पर देखिए एक स्पाइक का माहौल बनते हुए दिख रहा है। कंटेनर कॉर्प अभी अभी एक मूव दिखा रहा है और अच्छी स्पाइक आए कंटेनर कॉर्प में। श्रीकांत जी, कंटेनर कॉर्प का चार्ट देखें सर, 742 का लेवल, इसमें भी एक्शन आ रहा है। तो दीपांशु देखिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है अराउंड 750 के आसपास, और जब तक इस लेवल को ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि ये इसी शायद रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और अगर वीकनेस अगर बनती है तो वापस 710 715 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। तो ऑन हायर लेवल्स मुझे लगता है जब तक 750 के लेवल्स क्रॉस ना करे तब तक इसे अवॉइड करें। तो ये है आपके लिए कॉनकॉर। मूव आ रही है सर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए, अच्छा तगड़ा वाला बन रहा है। आगे 18,000 ऑलमोस्ट। गोदरेज, अशोक, REC, केनरा, अदानी पोर्ट, मारुति पिछले 6-7 कुल सारे के सारे बाय कॉल्स और सारे स्टॉक्स पे आए। तो स्टॉक्स अपना करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर थोड़े दबे हुए हैं तो शायद उसकी वजह वीकली एक्सपायरी है इस और थोड़ा डाउ फीचर्स भी साथ नहीं दे रहे, लेकिन स्टॉक्स नहीं लगता है काफ़ी स्टॉक्स अपना करेक्शन पूरा कर चुके हैं जो पहले गिरे। तो ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है दीप। और जो हम बात भी कर रहे थे कि 18,000 18,025 हायर साइड पर उसके ऊपर नहीं दिख रहा, तो वहीं पर आकर रुकता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 42,625 का जो लेवल था वहाँ आ चुका है। 42,700 का दूसरा लेवल है। अब नेक्स्ट 75 पॉइंट ऊपर देखते हैं वहाँ तक पहुँचता है या नहीं, लेकिन एक अच्छी रिकवरी निचले 100 से 300 पॉइंट की रिकवरी तो आपके सामने दिख ही रही है। आइए एक स्टॉक है फोकस में, खबरों में, सुर्खियों में, वोडाफोन आइडिया। पैसे आएंगे नहीं आएंगे, सरकार से आएंगे तो कब आएंगे, कितने आएंगे, इसको लेकर सबके अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं, अनुमान हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, कोई अंदाजा या कोई अनुमान नहीं लगाने जा रहे हैं। हम आपको फैक्ट बताने जा रहे हैं कि एक्चुअली में सच में बात क्या है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स जो टेलीकॉम मंत्री की तरफ से खुद आई हैं। अश्विनी वैष्णव साहब जो टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, रेलवे के अलावा IT कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी है, तो उनकी तरफ से बयान आया है वोडाफोन आइडिया में सरकार की तरफ से इक्विटी को लेकर। आइए, तैयार है हमारे साथ कुशल पूरी डिटेल्स लेकर। कुशल बताइए मंत्री जी ने क्या कहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से बयान आते हुए दिख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए कि यहाँ पर जो कन्वर्जन की बात थी, जो AGR बकाया थे करीबन 16,130 करोड़ का, वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला था। तो ये ऑप्शन वोडाफोन आइडिया ने ले लिया था और ये 33% स्टेक जो है इक्विटी में कन्वर्जन होने के बाद सरकार का वोडाफोन आइडिया में होता। बट डेफिनेटली वो अभी तक इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अभी भी जो कैपिटल इन्फ्यूजन का इशू है वोडाफोन आइडिया में जारी है। लगातार प्रमोटर्स कह रहे हैं कि वो इसमें कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। उनकी लाइकलीहुड भी थी कि करीबन 2 से 3 हजार करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज करने वाले। इसके पहले भी उन्होंने सरकार से कहा था कि हम करीबन 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे। बट अभी भी जो लाइकलीहुड है, अब देखना होगा कि यहाँ पर करीबन कंपनी को 4,900 करोड़ रुपए ही यहाँ पर प्रमोटर से मिलते हुए नजर आए हैं। बट डेफिनेटली यही इशू अभी भी बना हुआ है क्योंकि कंपनी के पास पैसे जो है वो काफी कम है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नामात्र के बराबर है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आगे चलकर कंपनी को करीबन 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। एंड डेफिनेटली इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो सिचुएशन है कंपनी के स्टॉक प्राइस की, अभी भी 7.88 रुपीस के आसपास ये चलता रहता है, बहुत स्टेबिलिटी नहीं है। तो टेलीकॉम मंत्री का ये बयान आता हुआ दिखा है कि 10 रुपए पर शेयर पर जो कन्वर्जन की बात हुई थी वहां पर ये स्टेबिलिटी चाहते हैं कि उस प्राइस पर एटलीस्ट ये स्टेबल रहे। बट डेफिनेटली जिस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है, लगातार हम देख रहे हैं कि जो मंथली डेटा आ रहे हैं ट्राई की तरफ से, वहां पर सब्सक्राइबर काउंट घट रहा है। आगे 5G आने वाला है तो उसमें भी इनको निवेश की जरूरत है। तो मेन इशू अभी तक सरकार के लिए भी यही बना हुआ है कि जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो केवल सरकार की तरफ से नहीं, मतलब कन्वर्जन से मामला नहीं निपटेगा। कंपनी को आगे सर्वाइव करने के लिए पूंजी निवेश की जरूरत है। तो ये एक अहम जो बयान है वोडाफोन आइडिया के लिए टेलीकॉम मंत्री की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं।
तो ये है इंटरेस्टिंग चीज, यानी कि मंत्री जी चाहते हैं कि 10 रुपए के आसपास भाव स्टेबल रहे और पूंजी निवेश मेन होनी चाहिए सर। अभी तक वो अगेन बार बार यही इशू आ रहा है कि कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, अभी तक सरकार क्यों करे। सरकार का पॉइंट ये है कि हम तो इक्विटी कन्वर्जन कर देंगे, बट आप तो अपनी तरफ से कैपिटल कमिटमेंट दिखाओ। ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, 10 रुपए पर भाव स्टेबल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी? बंसल जी। बंसल जी, अच्छा बंसल जी। वोडाफोन आइडिया का भाव 10 रुपए पर स्टेबल रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अनिल जी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है अनिल जी, मेरी जिम्मेवारी तो बस यहाँ थोड़ी सी लिमिटेड। अनिल जी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप दे रहे हैं। इतने मजबूत अनिल जी कंधे नहीं है। ये जिम्मेदारी 2 ही जनों की है जी। एक तो जिनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं और दूसरे वो जिनके पास वोडाफोन आइडिया का कनेक्शन है। अभी तक बने हुए हैं। हाँ, तो बाकी तो फिर अवार्ड मिलना चाहिए सर आपको, मोस्ट लॉयल। इस समय भी आप बने हुए हैं इसके साथ एज कस्टमर, मोस्ट लॉयल कस्टमर। अच्छा हुआ ये अवार्ड, नहीं तो इस अवार्ड का थोड़ा बेटर नामकरण भी हो सकता था, वो जिसको हिंदी में आलसी शब्द तो मैं अपने आप के लिए यूज नहीं करना चाहता। मोस्ट आलसी कस्टमर काइंड ऑफ, ये भाई मैं बदलूंगा ही नहीं। कंपनी बंद हो जाए तो हो जाए, जब बंद हो जाएगी तब देखा जाएगा, तब तक बंद। हाँ तब, हाँ लॉन्ग टर्म अप्रोच होने का ये बड़ा नुकसान होता है कभी कभी। आइए, तैयार है सुमित जी? बिल्कुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट शेयर। बताएं सर। अरे जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और स्टॉक का भाव चल रहा है 35 रुपीज 5 पैसा। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। ये स्टॉक अनिल जी मैं लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, करीब करीब 28 रुपए के या 29 रुपीज के लेवल्स के आसपास है। स्टॉक के अंदर तब से मोमेंटम है, धीरे धीरे करके ये ऊपर आ रहा है और अब इसके अंदर वापस से ब्रेकआउट आ रहा है। सुबेक्स के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। सुबेक्स में यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। आज स्टॉक के अंदर जबकि मार्केट नीचे है और पिछले 2-3 दिनों में मार्केट में करेक्शन है, लेकिन सुबेक्स ने तेजी का मूव दिखाया है और 3% के आसपास स्टॉक अभी ऊपर है। तो जैसे ही मार्केट्स में रिकवरी आएगा तो सुबेक्स को सपोर्ट मिलेगा और स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट्स पे ये बढ़िया दिख रहा है। रिसेंट के स्विंग हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुबेक्स यहां से 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। 32, 32.5 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो अभी जो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए 32.5 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 38 रुपए का पहला टारगेट, 40 रुपए का दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें सुबेक्स। ओके, खरीदारी करें सुबेक्स। ये है आपके लिए राय इस समय सुमित जी की तरफ से। 18,000 के ऊपर आपको निफ्टी स्पॉट इस समय दिख रहा है। 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त रिकवरी आई है, 50 पॉइंट ही नीचे डाउ फ्यूचर्स है। आइए लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बढ़िया रिकवरी आई है और पिछली स्ट्रैटेजी में जब आपने कहा था 2:30 बजे कि अब नीचे नहीं जाएगा, डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, बाजार बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही प्ले आउट होते हुए दिखा है। डाउ फ्यूचर्स भी अब 50 अंक ही नीचे दिख रहे हैं। बाकी नैस्डैक फ्यूचर्स में बात करें, यहाँ पर हल्की रिकवरी रही है। यूरोप के बाजार ठीक है, सुस्त हैं थोड़ा। कच्चा तेल 2.5% ऊपर है, बट $80 के नीचे ही है और रुपया 23 पैसे की मजबूती दिखा रहा है। तो अच्छी स्ट्रेंथ हमें रुपये में दिख रही है। सर बताएं क्या करके जाना है? कुछ नहीं दीप, कल देखी जाएगी। ओवरनाइट पोजीशन देख, 17,700 17,800 आएगा तो लेना है, 18,200 18,300 आएगा तो देना है। 18,000 के आसपास आप बंद हो रहे हैं। क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग आपकी 18,000 के आसपास ही आएगी, शायद ऊपर ना है। तो जो सेकंड स्टॉप लॉस आपका 18,100 के बाद 18,000 का होता है, एकदम 1-2 दिन की पोजीशन, वो शायद आज भी बचा हुआ है। तो फ्रेश पोजीशन न शॉर्ट करने की है न लॉन्ग करने की है, क्योंकि आज का मूव काफ़ी तक एक्सपायरी का है। कल का मूव हमारा अपना था, ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा अलग हटकर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बार जब पूरा सिंक हो जाए तो वो ठीक है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज फ्रेश पोजीशन बनाने के आए ना निफ्टी में, ना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 42,800 के नीचे बंद हो रहे हैं। आपकी BTST वाली जो एकदम शॉर्ट टर्म बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है, उस पर आपको डिसिप्लिन के तौर पर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए।
करना ही चाहिए। 42,800 के नीचे आप बंद हो रहे हैं तो करना ही चाहिए। और निफ्टी में 18,000 के आसपास बंद हो रहे हैं, 5-10 पॉइंट नीचे बंद होंगे, लेकिन एक चांस वो ले सकते हैं, 10-15 पॉइंट का उतना तो बनता है। हाँ, बट अदरवाइज निफ्टी में वैसे कल ही हो गया था, वो स्टॉप लॉस जो निफ्टी में कल हुआ था वो आज बैंक निफ्टी में हो रहा है। तो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन कम रख के जाए, या अगर आपके पास है पोजीशन 17,800 का पुट लेकर आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है 18,200 के कॉल से हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी लॉन्ग है 42,300 के पुट से हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है 43,000 के कॉल से हेज कर सकते हैं। सिंपल, बस पोजीशन कम रखें, जितनी मैनेज हो सके उतनी रखें। ज़्यादा आपको डर लगता हो कि ट्रेड मेरे विपरीत होगा तो फिर आप हेज जरूर कर लें। गॉट इट सर, ठीक है। ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। इस समय हेज जरूर करें, थोड़ा हल्का रहें। बाजार में रिकवरी अच्छी दिखा दी है, जिन लेवल से कहा था बाजार नहीं गिरेंगे वो आपको रिकवरी होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच हिमांशु जी की तरफ से भी अपडेट ले लेते हैं। 2 कॉल्स उन्होंने दी थी आज की एक्सपायरी के लिए भी और अगले हफ्ते की बाजार की एक्सपायरी के लिए भी। हिमांशु जी अपडेट दें सर, दोनों पर अच्छी रिकवरी आई आपके कॉल देने के बाद से। थैंक यू दीप। देखिए दोनों ही आज की एक्सपायरी वाले में भी टारगेट आ चुका है और अगली वीक का भी जो 18,000 की कॉल था उसका भी पहला टारगेट 140 का हिट हो चुका है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार मुनाफा वसूल करें और अगर कल वापस आज के लोज के आसपास ओपनिंग मिलती है 17,900 के आसपास, तो इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में फिर से तेजी की पोजीशन बना के चला जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर व्यू। अगर आपकी पोजीशन है बना के रहिए, मूव अच्छी आ गई है। अगर आपके टारगेट्स आ रहे हैं तो मुनाफा भी वसूलना जरूरी है। इस बाजार में अच्छी मूव आ गई है। हिमांशु जी की रिकमेंडेशन, अनिल जी ने कहा था गिरेंगे नहीं बाजार, और अच्छी रिकवरी के साथ अब आप क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में ही बढ़िया रिवाइवल आया है। वागले साहब से जरा चार्ट चेक भी ली जाए। वागले साहब, पीएनबी अच्छी रिकवरी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी मूव आई है। चार्ट से क्या कह रही है सर, कहां पर इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें? दीपांशु, पीएनबी की बात कर रहे हैं सर? पंजाब नेशनल बैंक। दीपांशु, अगेन मुझे इसमें कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखता है। इसको 59 क्रॉस करना पड़ेगा तो ही मोमेंटम आएगा, फिर मैं 62-63 की बात करूंगा। फिलहाल 55 ऑन द डाउन साइड, 59 ऑन द अपसाइड, ये मेरे लिए रेंज है। तो ये है आपके लिए पीएनबी, रेंज है इस समय। बट एनीवे रिकवरी दिखाई है बैंक्स ने। कैनरा बैंक की भी बात हो रही थी, कैनफिन होम्स में भी आपने रिकवरी आते हुए दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में निचले स्तरों से थोड़ा सुधार रहा है, तो ये भी एक और काउंटर है जिसने इस रिकवरी में आज हिस्सा लिया है। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा। एंड ऑफ कोर्स टायर स्टॉक्स में तो मूवमेंट था ही। फेडरल बैंक, इसे भी अपने रेडार पर रखें, ये भी थोड़ा एक्टिव बन रहा था। इनफैक्ट आरबीएल और बंधन बैंक में तो अच्छी मूव आई थी। श्रीकांत जी, फेडरल बैंक का चार्ट कैसे लगता है? क्योंकि 2 दिन की गिरावट से पहले बहुत एक्टिव हो रहा था, इसके जब अपडेट्स आए थे उसके बाद से स्टॉक में अच्छा रिएक्शन भी दिखा था। अब हल्के से करेक्शन के बाद फेडरल बैंक पर क्या राय बनती है सर? दीपांशु, तो देखिए इसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना है, एक वी शेप रिकवरी वाला फॉर्मेशन बना है। और कई बार मैंने देखा है कि वी शेप रिकवरी के बाद कोई भी अगर पुल बैक आता है, उस पुल बैक में अगर खरीदारी की पोजीशन अगर बनाते हैं तो वो और भी अच्छे रिटर्न्स देता है। मुझे लगता है कि चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट, बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ये स्टॉक थोड़ा वक्त ले सकता है। लेकिन 134-135 के करीब फेडरल बैंक में काफी बढ़िया सपोर्ट है और मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में 142 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए 155 से लेकर 160 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना है एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कभी ऐसा कुछ बड़ा फॉर्मेशन हमें देखने मिला है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी अच्छा री रेटिंग हो सकता है और करंट लेवल से बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक, इस पर रखिएगा नज़र। जाते जाते 1-2 और काउंटर्स पर जल्दी से कॉल ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और फिर क्लोजिंग में जाएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील रिकवरी के साथ टॉप गेनर है, बट हीरो मोटोकॉर्प इसने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑटो स्टॉक्स में जो रिकवरी थी उसमें हीरो मोटोकॉर्प का भी अच्छा योगदान रहा है। सुबह जी, एक बार जरा व्यू दे दें सर हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पर। डेज हाई पर बंद होने जा रहा है। दीपांशु, आज सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक के अंदर एक एक करके मोमेंटम आ रहा है। अभी क्लोजिंग आवर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, इन दोनों के अंदर मोमेंटम बना है। तो हीरो मोटो ने तो आज बिल्कुल भी वीकनेस नहीं दिखाया, इनफैक्ट 2% मजबूती दिखा रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव बनेगा। 27.75 के ऊपर स्टॉक के अंदर यहाँ से 2850 से लेके 2900 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। 2850, 2900 ये लेवल देखने को मिलेंगे जब स्टॉक एक बार ऊपर में 2775 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। नीचे में जो इसका सपोर्ट बनेगा 2725 के आसपास का बनेगा। पोजीशंस होल्ड करें, कैरी करें और ऊपर का मूव बन सकता है। हिमांशु जी, एचयूएल, इस पर कोई राय सर? 2% ऊपर आज, बाकी एफएमसीजी भी एक्टिव थे और निफ्टी को स्टेबिलिटी देने में इसका बड़ा योगदान आज रहा है।
दीप, हालांकि देखिए बड़ा अगर मैं चार्ट देखता हूँ थोड़ा सा लंबे समय का, तो ये सपोर्ट एक स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ पर आज रिवर्सल दे रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 2500 रुपए के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन अगर है तो बने रहें। पोजिशनल बेसिस पर 2500 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में अगर स्टॉक 2630 2650 का एक बैरियर पार करता है तो हो सकता है बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ नजर आए। ओके, तो ये है आपके लिए HUL, इस पर रखे नजर। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे रखे नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक सिग्निफिकेंट रिकवरी, ब्रेथ भी थोड़ी इंप्रूव आपको होती हुई दिखी। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार के फेवर में है। करीब 35 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 15 स्टॉक्स नेगेटिव है, बट क्योंकि वेटेज वाले स्टॉक्स थोड़े ज्यादा गिरे हैं इसलिए आप ओवरऑल निफ्टी को 40 पॉइंट नीचे बंद होते हुए दिख रहे हैं 18,000 के लेवल पर। बजाज फाइनेंस आज का बड़ा डिजास्टर, 7.5% नीचे। बजाज फिनसर्व 5% नीचे ये गिरा है। आईसीआईसीआई बैंक में 2.5% की गिरावट थी। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, टीसीएस और एचडीएफसी लिमिटेड ये भी कमजोर थे। तो हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स में आपने ज्यादा गिरावट देखी है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा नेगेटिव क्लोज हो रहा है, बट रिकवरी अच्छी आई। एफएमसीजी सुबह से बाजार को सपोर्ट कर रहा है। HUL, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर सब में अच्छी खरीदारी रही। JSW स्टील ये अच्छा मूव दिखा रहा था। सिप्ला निफ्टी का टॉप गेनर है क्लोजिंग पर। HDFC लाइफ में अच्छा एक्शन आपने देखा है। M&M, आइशर, बजाज ऑटो यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी दिखी है। ऑफकोर्स हीरो मोटोकॉर्प तो आगे से लीड कर ही रहा है। रेड्डीज, डिवीज, टाटा स्टील, HCL टेक, कोल इंडिया, UPL और ग्रासिम यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं, कई स्टॉक्स बजिंग थे। टायर स्पेस की आज लीडरशिप थी। अपोलो टायर्स 5.5% ऊपर, MRF और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी 2 से 3% की तेजी आपने देखी है। BHEL 4% का स्पाइक इस काउंटर पर आया है। इसके अलावा ABB में अच्छी खरीदारी रही। RBL बैंक ये पॉजिटिव था। मैक्स फाइनेंशियल, बाकी NBFCs गिर रही थी, मैक्स फाइनेंशियल आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा था। सीमेंस में अच्छी खरीदारी रही। गुजरात गैस, सेल और गेल, ICICI लोम्बार्ड, पेट्रोनेट, पॉलीकैब, महानगर गैस और डाबर यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी। चोला इन्वेस्टमेंट 4.5% नीचे था ये काउंटर। इंडिया बुल्स हाउसिंग में कमजोरी रही। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फिसला है। पीरामल एंटरप्राइजेज ये भी कमजोर था आज। MCX अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली। JK सीमेंट पर दबाव था। PVR, हनीवेल ऑटो, GNFC आज फिसलते हुए दिखा। L&T टेक, इंटेलेक्ट डिजाइन और इन्फो एज यहाँ पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिखी। बट अनिल जी, ओवरऑल एक अच्छा रिकवरी का अटेम्प्ट। प्रोविजनल बेसिस पर तो 18,000 निफ्टी ने क्लोजिंग पर रिक्लेम कर लिया, और बैंक निफ्टी भी 42,600 के ऊपर क्लोज होते हुए। देखिए वैसे तो क्लोजिंग खराब ही है। हाँ। बैंक निफ्टी की 42,800 के नीचे 6 दिन तक ऊपर बंद होने के बाद बंद हुआ, तो पहला कमजोरी का संकेत बैंक निफ्टी से आज आया है जो निफ्टी का कल आया था। निफ्टी का कल जितना ही कमजोर है और फ्रेश कमजोरी उतनी ज़्यादा नहीं है। डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। अब 30 पॉइंट ही रह गए। लेट्स सी आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होता है। जो फेड के मीटिंग्स का हैंगओवर कल है वो आज आगे बढ़ता है कमजोरी की तरफ, या लोग मान के चलते हैं कि जो मीटिंग में मिनट्स में वही आया जो पहले बोला था, इसलिए हम नहीं रिएक्ट करेंगे। करेक्ट, अपने अपने मूड पे है। देखो ठीक है, तो मूड क्या है वो इंडेक्स देख के डिसाइड होगा। मिनट से डिसाइड होना होता तो हो जाता। करेक्ट, तो आइए अब बाजार बंद होने के कार्यक्रम पर किया जाए फोकस। और हर गुरुवार को जब भी मैं शाम को ये बोलता हूँ कि आज के कार्यक्रम पर फोकस करो, सारे एक्सपर्ट्स को देखो, आप सबका हाथ में पेन पेपर, ये सबकी नजरें नीची और लिखना चालू, क्योंकि उनको पता है बात दुनिया की आने वाला है। और अभी बात दुनिया की में हमें पता करना पड़ेगा। जैन साहब, श्रीकांत जी को देखो, एकदम सब तैयार है। तो आइए, सब तैयार है तो हम भी तैयार है। आपको बता दें, बात दुनिया की हमारा विशेष शो हर हफ्ते जो गुरुवार को आपको मिलता है शाम को 4 बजे, जिसमें आप पूरी दुनिया भर की बहुत ही बेहतरीन खबरें देखने और सुनने का आनंद लेते हैं, और ऐसी खबरें जो आपने पहले कभी देखी सुनी नहीं। तो आज के शो में क्या है खास, झलक देख लीजिए। प्रिंस हैरी को आई पापा की याद। अजनबी से बात, सेहत का नया राज। जापान में टोक्यो छोड़ो लखपति बन जाओ ऑफर। मिट्टी में मिलकर अब खेतों में लहराएगा इंसान। जीव अजूबा जो करे वायरस से पेट पूजा। 60 बच्चों का बाप, बाप रे बाप। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। पहले तो
प्रिंस हैरी को पापा याद आए। हाँ, पापा याद आ गए। अजनबी लोगों से बात करने में आपकी सेहत ठीक हो सकती है। जापान में अगर आप टोक्यो छोड़कर कहीं जाते तो लखपति बन सकती है। एक वो खेतों में क्या था वो मैं मिस कर गया, खेतों में भी कुछ था ना तीसरा, वो मिट्टी में कुछ लहराएगा उसका। वो जब किसी को ध्यान में तो बताएगा। एक ऐसा जीव जो वायरस खाता है और 60 बच्चों के बाप। ये खतरनाक जैन साहब बताइए आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है? नहीं, मुझे तो एक अजनबी से बात, आजकल क्या होता है अनिल जी, जब हम सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो इतने नए लोग मिलते हैं, अजनबी तो नहीं है, हमें वो पहचानते हैं, हमें भी वो समझ में आता है कि वो बहुत लाइक करते हैं, तो उनसे हम रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, तो वैसे सेहत बनती है, तो खुद सेमिनार कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकी दूसरा तो ये 60 बच्चों का बाप, बाप रे बाप, मुझे लाइन जोरदार लगी। और तीसरा अनिल जी, एक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूँ। कल 360 डिग्री में आपने जो समित शिखर जी के ऊपर जो अपना वो ओपिनियन दिया वो बहुत सराहा गया, बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, एंड थैंक यू सो मच टू जी बिजनेस ऑल्सो। और हमें भी काफी लोग, ट्रोल नहीं बोलूंगा, फॉलो कर रहे थे कि आप लोग बोलिए, बट मेरी पूरी उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरी वापस से ले लेगी और टूरिज्म सेंटर नहीं बनाएगी, और जो हम जेन्स का जो सेंटिमेंटल जो एक ये इशू बना है ये वापस से होगा। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर दैट। उम्मीद करें कि जो चीज़ सही है वही मानी जाएगी और इस पर जल्दी फैसला होगा। तो जैन साहब को टाइटल अच्छा लगा 60, ऐसा जैन साहब कह रहे हैं। हाँ, ऊपर से। हाँ, अंदर तो क्या अच्छा लगा जैन साहब ही जाने भाई, हम तो खाली ऐसा सोच सकते हैं। जी बंसल जी, आपकी फेवरेट स्टोरी? अनिल जी, मुझे भी यही अजनबी से बात, सेहत का राज अनिल जी, और कारण भी सेम है अनिल जी। आजकल अनिल जी जाते हैं अनिल जी, आजकल ज्यादा होने लग गया है, बाहर निकलते हैं लोग, सामने वाला अनिल जी मतलब कि आप बहुत सेक्सीज अनिल जी, बड़े स्माइल देते हैं, फिर कहते हैं आप जी बिजनेस पे आते हो अनिल जी, मतलब पहचानते हैं। बट बीच बीच में अनिल जी 1-2 ट्रेजेडीज भी हुई। जी बिजनेस पे आते हो, मैंने यस बोला, फिर बोले कुणाल बंसल, मैंने कहा ये कॉर्नर का केवल आदमी नाम गलत बोल जाता है अनिल जी, ये बात क्या अनिल जी हो रहा है। और मैं अनिल जी बजट में बात करूंगा आपसे, इसका कोई समाधान निकाले अनिल जी। भाई साहब, वो आपको 2 आदमी अलग अलग समझ लो, यही मेहरबानी समझो। हाँ, नहीं तो कई लोग ये समझे कुणाल जी राकेश जी एक ही होते होंगे। हाँ, और वैसे भी देखो आज तक बंसल जी बात समझो, जितने सुपरहिट जोड़ियां बनी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, जतिन ललित, और बता दो 50, हाँ देखो 50, सलीम जावेद, नदीम श्रवण, क्या क्या नहीं। हाँ, आप वैसे मत बनाओ, बप्पी लहरी ये दोनों एक ही थे। चलिए, लेकिन जो सेहत का राज जो बताया गया है ना, वो अजनबी से बताया गया है। ऐसे लोगों से बात करके फायदा नहीं जो आपको जानते हैं, उनसे बात करो जिनको आप भी नहीं जानते, जो आपको भी नहीं जानते। और फिर भी आपको डाउट है तो पूरा शो देखिए, एंजॉय कीजिए। शाम 4 बजे आपके लिए आ रहा है बात दुनिया की, और इस शो में आपको ये सारी स्टोरी 4:30 बजे, माफ कीजिएगा, आपको सारी की सारी स्टोरीज पूरी डिटेल में देखने को मिलेगी। आइए इसके बाद कुछ और एक्शन वाली बातें आपको बता दी जाए। तो शाम का और क्या क्या खास आयोजन है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यहाँ पर भी, और कुछ और स्टोरीज जो आने वाली है उसकी डिटेल थोड़ी देर में आपको मिलेगी, और जब मिलेगी तब हम आपको बताएंगे। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपकी फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे बातचीत। पिछले 5 महीनों में ATF की कीमतें 27% नीचे आ चुकी है, लेकिन किराया तो सस्ता हुआ ही नहीं, टिकट ऊपर गई है सर, 30 से 40%। ये देखो कैसे, मतलब तुरंत प्रभाव से दीप, मौका मिलना चाहिए कंप्लेन करने का। वेरी गुड, डेफिनेटली। हाँ, बहुत ज्यादा महंगे हो गए ना, बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे, बहुत ज्यादा महंगे हो गए। कोई चीज़ों में तो हम सब लोग एक मत होते हैं। तो मृत्युंजय भी हाँ बहुत महंगे, दीप भी, मैं भी। तो भाई देखिए जो त्योहारों के सीजन में 31 दिसंबर वगैरह, वो तो समझ में आता है कि आप टिकट महंगे होते हैं, भाई सीजन है, अब तो सस्ते करो, अब तो करो। क्या ये सारी एयरलाइंस कंपनियां कार्टेलाइजेशन बना रखी है। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ केस में, जैसे मैं उदयपुर जाता हूँ, वीकेंड पे उदयपुर की टिकटें इतनी महंगी हो जाती है ना, और अपने को लगता है अरे ले लो, रोज बढ़ती, आप 3-4 बार चेक करो तो अपने आप चौथी बार बढ़ जाती है ना भाई, ये तो लेके ही जाएगा, बढ़ा दो ऐसा। करेक्ट सर। और जाके फ्लाइट में बैठो तो पता है खाली पड़ी, तभी कम नहीं करते, तभी कम नहीं करते, गजब है। तो ये तो यार मतलब कुछ ज़्यादा ही है ऐसा मामला, तो इस पर तो काम होना चाहिए। तो आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, आपके दुख दर्द को समझेंगे, महंगे टिकट, महंगे हवाई किराए पर होगी हमारी बातचीत। जितेंद्र भार्गव साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि
पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे एयर इंडिया के परवेज दमानिया साहब हैं, जो कि जाने माने एविएशन एक्सपर्ट है और जो दमानिया एयरवेज करके एक एयरलाइन उनके फाउंडर हैं। हम उनसे करेंगे बात हवाई टिकट किराया विकेट। ये है आपके लिए आज का विशेष शो, जरूर देखिएगा शाम 6 बजे। जब विकसित देशों में हाइड्रोजन पर काम शुरू हुआ है तब भारत ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में स्टील, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट पर फोकस होगा। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कैसे हाइड्रोजन मिशन भारत के लिए हो सकता है ग्रोथ का इंजन साबित। पूरा विश्लेषण होगा। हाइड्रोजन से दौड़ेगा ग्रोथ का इंजन। यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन ने विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में सेटअप करने को लेकर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं और इन नियमों के मुताबिक कैंपस सेटअप करने के लिए यूजीसी की परमिशन होगी जरूरी। आज इंडिया 360 डिग्री में ऐसी एक और स्टोरी होगी। ये स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, यूजीसी वाली स्टोरी है ना। ये काम की स्टोरी है। हाइड्रोजन मिशन से कैसे ग्रोथ आएगी, ये सब काम की स्टोरी है। ये देखनी चाहिए बजाय इसके कि किसने किसको मारा, किसने किसको क्या कहा, कौन आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, उससे कुछ आना जाना नहीं। काम की चीज़ें देखिए। कॉलेज विदेशी, नियम देसी। अगर आप भी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कुछ विदेशों में भेजने का सोच रहे हैं या विदेशों की कोई डिग्री आप यहीं से लेना चाहते हैं तो बड़ी काम की खबर है ये आपकी, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फाइनल क्लोजिंग 17,992, एज गुड एज 18,000। हाफ सेंचुरी मार्क कर नीचे निफ्टी बंद होता है 50 पॉइंट। 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स, आधा % ये भी, और 350 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 42,608 पे। एक बार अमेरिकी फ्यूचर्स भी देख लो सर, पूरा रिकवर हो गया। नैस्डैक डाउ दोनों पूरी 21 पॉइंट और 11 पॉइंट पूरा सुमित जी का लिफाफा लेवल दोनों नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी के संकेत साफ यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। विदा ली जाए। सुमित जी, बंसल जी और वागले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशु जी, श्रीकांत जी और जैन साहब का भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए।